सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर सामने आ रहा है और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, कंज्यूमर्स का ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों से उनके घरों में जो बिजली का बिल है वो लगातार तेजी से बढ़कर आ रहा है। अब ये बात क्यों आ रही है कि इस साल बिल इतना ज़्यादा आ रहा है? स्मार्ट मीटर तो वही है, वो पिछली गर्मी में भी रहा है। आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना कंजप्शन बढ़ेगा और उतना ही लोगों को बिल, हमारे उपभोक्ताओं को बिल ज़्यादा मिलेगा। ये स्मार्ट मीटर ऐसा नहीं कि आज अचानक लगे इसी साल। ये स्मार्ट मीटर तो हमारे एक साल पहले से लगे, एक सीजन हो चुकी है, ये दूसरा सीजन चल रहा है। लेकिन इस साल के सीजन में उसका जो विंडो ओवर है, मतलब उसका जो काम करने का जो उपकरणों का समय है, वो जो 6 से 8 घंटे की जगह अगर 12 से 13 घंटा हो गया तो निश्चित तौर पर जो खपत का प्रतिशत है वो भी बढ़ जाएगा। क्या स्मार्ट मीटर में भी टेक्निकल ग्लिच हो सकते हैं? और जैसा कि एक आध दो केस में निकलकर सामने भी आया कि कई लोगों का लाख रुपए का बिजली का बिल आया और कई लोगों का हजारों में 36,000 के आसपास बिजली का बिल चले गया। इससे कोई डिनाइल नहीं है कि 25-50 हजार में 1 किलोमीटर आपके जो है वो खराब हो सकते हैं और हमेशा होते रहे। जब स्मार्ट मीटर से पहले हमारा बिजली बिल 2700 रुपए या 3000 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा था, ठीक है। अब जब से स्मार्ट मीटर लगा है तो पिछले महीने 2 महीने का बिल हमारा 39,000 के आसपास कुछ आया है। जबरदस्ती हम लोग को नहीं क्या बिल पर मीटर चेंज करने बोले, हम बोले कि हमको नहीं चेंज करना है, तो बोले कि ये रूल है, आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजली काट दिया जाएगा। अगर कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहे तो क्या CSPDCL के पास ये ऑप्शन है कि उसका पुराना जो डिजिटल मीटर है उसी को बनाए रखें या उसको स्मार्ट मीटर लगवाना ही पड़ेगा? तो ये तो भ्रांति ही है कि इससे ज्यादा आता है, पर बिल्कुल भी नहीं है। ताकि इतने सारे चेक मीटर लगे हैं और कंजम्पशन पैटर्न भी दोनों के एक ही हैं। कई वीडियोस निकलकर सामने आए सोशल मीडिया पे कि भाई कोर्ट का आदेश है और जो केंद्रीय बिजली ऊर्जा मंत्री है उन्होंने कहा है कि भाई उपभोक्ता की मर्जी के बगैर स्मार्ट बिजली मीटर नहीं लग सकता। अब इसको लोगों ने अलग अलग वर्जन करके, कुछ लोगों ने उसको ट्रिम कर दिया, उनका जो स्टेटमेंट है उसको एडिट कर दिया, वो करके सर्कुलेट कर दिया। तो छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे मीटर्स हैं जो अब प्रीपेड सिस्टम पर काम कर रहे हैं? क्या रायपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है या ये लेटर ऑन का फेज होगा, जब जो अभी पोस्टपेड तरीके से हम बेसिकली अपना वो करवाते हैं? अब रिचार्ज का माध्यम होगा, जैसे फोन रिचार्ज होता है वैसे ही ये होगा। कि छत्तीसगढ़ का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कितना काबिल है और इसको अपग्रेडेशन करने की क्या फिलहाल जरूरत है? जो थोड़ी बहुत कठिनाई अभी LT जो कंज्यूमर्स को जाते हैं वहाँ कुछ कठिनाइयाँ अभी भी हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग को लेकर बात हो रही है। पहले तो ये है कि भाई खंभों के जरिए तार जाते हैं और वहां से बिजली जाती है। तो गोल बाजार में पहले पूरा सर्विस वायर का गुच्छा दिखता था। अरे सर, बहुत केबल लटक रहे होते। अब आप जाएंगे तो वहाँ आपको वो कुछ नहीं होगा, वहाँ हमने पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड कर दिया। मोर बिजली ऐप, इस ऐप के बारे में अभी फिलहाल बहुत लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। तो ये जो ऐप के माध्यम से हम अपनी कंप्लेंट डालते हैं, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है और कितना समय लगता है इसके निराकरण? इसमें हमने एक मॉनिटरिंग का बड़ा सेक्शन खोल के रखा है। सभी लोग प्रकाश ऐप के द्वारा कौन सी शिकायत अभी कहाँ पेंडिंग है, और जैसे ही अगर कार्य चल रहा है फील्ड, ये कार्य प्रगति पर है। जो आप बोल रहे हैं ना कि जोमेटो से हमने ऑर्डर किया तो अभी वो घर से दुकान से निकला है कि नहीं निकला, इस तरीके की ट्रैकिंग हम कंज्यूमर को दे पा रहे हैं। प्रीपेड सिस्टम आ जाएगा तो मेरा मान लीजिए रात को अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो मेरी बिजली तो निकल जाएगी। छत्तीसगढ़ में इस वक्त भारी बिजली बिल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के लोगों की ये शिकायत है कि उनके घरों का बिजली बिल लगातार महीने दर महीने बढ़ के आ रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन्हीं जिम्मेदारों को बुला के इस पर जवाब मांग लिया जाए जिनका ये काम है। CSPDCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, यही वो कंपनी है जो हमारे और आपके घरों में बिजली पहुंचाने का काम करती है। मेरे साथ आज CSPDCL के तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके सारे सवाल, फिर चाहे स्मार्ट मीटर में झोल की बात हो या फिर बढ़े हुए बिजली के दामों की बात हो, सबका जवाब एक एक करके हम लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिरीष सेलट जी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CSPDCL के। इसके साथ ही बिंबिसार नागार्जुन जी हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं। साथ ही विनय चंद्राकर जी हैं, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं CSPDCL में। और मनोज बजाज जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा, ये असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर तैनात हैं और CSPDCL में इस वक्त कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह, आप देख रहे हैं IBC24 डिजिटल। तो शुरुआत करते हैं शिरीष जी। सबसे पहले तो बहुत बेसिक से सवाल को आप एड्रेस कर दीजिए
ये स्मार्ट मीटर आखिर है क्या? स्मार्ट मीटर पुराने वाले मीटर से कैसे अलग है? इसका काम करने का तरीका क्या डिफरेंट? जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन का मेजरमेंट है, तो पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर से शुरू हुआ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर थे वो सारे पूरा उसमें मैकेनिकल डिस्क थी, एक मैग्नेट बनता था, मैग्नेट से डिस्क रोटेट होती थी, तो वो पहले चले। फिर 90s के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीटर शुरू हुए। पहले बीच में हाइब्रिड मीटर भी शुरू हुए जो पार्शियली मैकेनिकल थे, पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक्स थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आया आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर और फिर अब डिजिटल मीटर्स। तो डिजिटल मीटर्स जो आए वो मतलब उसको कैलकुलेशन का तरीका है उसमें, और वही डिजिटल मीटर को जब स्मार्ट मीटर किया तो उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन का पार्ट ऐड किया। बाकी जो डिजिटल हमारे मीटर्स थे और जो अभी भी चल रहे हैं, पिछले कई सालों से 10-15 सालों से चल रहे हैं, उसमें जो मेजरमेंट का तरीका है और जो स्मार्ट मीटर का मेजरमेंट का तरीका, उसमें कोई अंतर नहीं। अच्छा, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन का एक फीचर को जोड़ा गया है जिससे कि वो डाटा जो है वो सीधा वहाँ से मीटर से कंज्यूमर मतलब हमारे सर्वर तक आ जाए और ट्रांसपेरेंटली वो डाटा रहे। अभी क्या होता है कि जो मीटर रीडिंग लेने जाते हैं वो कई बार मीटर रीडिंग लेते नहीं हैं, मतलब पहुंच नहीं पाते या और वो रीडिंग भर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कंज्यूमर्स को भी बड़ी तकलीफ होती है। इसमें ट्रांसपेरेंटली सारे डाटा जो है आपका ट्रांसपेरेंट रूप से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे मीटर रीडिंग उसको मिल रही है। तो उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डेटा भी है, आधे घंटे का कंजम्पशन है, उसको पूरा डिटेल मिल रहा है। इसीलिए ये जो स्मार्ट मीटर की योजना केंद्र सरकार लाई है, इसको लगाने का कारण ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को ट्रांसपेरेंसी मिले, उसको ये ना मिले। अभी पहले क्या होता था कि महीने एक बार बाद रीडिंग लेने जाता था, अब कई बार बहुत ज़्यादा खपत हो गया, कुछ हो गया, तो अब उसको समझ भी नहीं आता था कि खपत बढ़ी क्यों। अभी इसमें लगातार वो देख सकता है खपत, और लगातार खपत देख लेगा और अपने आप को कंट्रोल भी कर सकता है कि भाई मेरी खपत ज़्यादा हो रही है या मेरे कोई इक्विपमेंट है वो ज़्यादा बिजली वो कर रहे हैं, उसको चेक भी करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आजकल जो कुछ नया स्मार्ट मीटर है, इससे उसको अपने मोबाइल ऐप पे वेब उसको पूरा डिटेल मिल जाता है। तो ये कम्युनिकेशन का जो आप फीचर बोल रहे हैं कि ये जो ऐड हुआ है, ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है? देखिए, क्या आपके किसी सर्वर पे डेटा जाता है और बिना मीटर रीडर के वहां पहुंचे आपके पास ये यूजर का डेटा आ जाता है कि भाई इसने इस महीने इतना यूनिट खपत किया है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल। इसमें जो आज की तारीख में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वो दो तरह के हैं। उसमें कम्युनिकेशन के दो मीडिया है, माध्यम है। एक है सिम बेस्ड, जिस सिम से डाटा उठाता है और सीधे वो सर्वर में जाता है। मतलब बिजली के स्मार्ट मीटर में एक सिम लगा होता है? सिम लगा होता है, एक राउटर, एक सिम लगा रहता है, मॉडेम और एक सिम लगा रहता है, जिससे वो पूरा का पूरा डाटा वहाँ सर्वर पे ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, उसके बाद उसको डिकोड करके और आपका डाटा पूरा का पूरा वहाँ सर्वर में उपलब्ध हो जाता है। और उसी को हम क्या करते हैं कि अपने ऐप में ट्रांसफ़र कर देते हैं उसी डाटा को। तो आपके पास जो ऐप रहता है, जब आप उसको करते हैं तो उसमें डिटेल आपको मिल जाता है। पहले एक मेन सर्वर में जाता है जो अपना जिसको MDM सर्वर बोलते हैं, और एक हेड एंड सिस्टम होता है उसमें आता है, वहाँ से डाटा MDM में जाता है। उसके बाद वो वहाँ से हमारे सिस्टम में आता है और ये ऐप के थ्रू उस डाटा को हम कैप्चर कर लेते हैं। ये एक प्रकार का दूसरा जो स्मार्ट मीटर में दूसरा जो कम्युनिकेशन होता है वो RF रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन होता है। उसमें जो ये घनी बस्तियां जहाँ पर रहती हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं कि मीटर टू मीटर कम्युनिकेशन करते हैं। एक मीटर से दूसरे मीटर तक हॉप करके एक यूनिट रहता है जो 150-200 ऐसे कंज्यूमर्स का डेटा को इकट्ठा करता है और उसको सिम के माध्यम से वो सर्वर तक चला जाता है। काम दोनों का एक सही है, बट इसमें थोड़ा सा कॉस्ट बचत होती है, सिम कम लगते हैं, तो उसमें और कम भी लगता है। ऐसे जगह में अपन उपयोग करते हैं जैसे कई बार जहाँ पर नेटवर्क की हमको लगता है कि बहुत घनी बस्ती है, दूर रिमोट है, वहाँ पर इवन जहाँ फ्लैट्स भी रहते हैं। मैं सोचा था इस पे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि अब आपने टॉपिक छेड़ ही दिया है तो जरा इसको अच्छे से ये भी समझाइए सर। मान लीजिए अब आपने समझाया कि ये सिम बेस्ड है, सर ने बताया कि ये सिम बेस्ड है, तो छत्तीसगढ़ में हर जगह तो आपका नेटवर्क उतना स्ट्रांग होगा नहीं, है ना? नहीं, उसी पर आ रहे थे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो सर बात कर रहे थे। रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले क्या डेटा रहता है कि वहां पर मीटर टू मीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगे रहते हैं, RF मोड जिसको बोलते हैं, वो RF मोड से, और एक जगह उसका डेटा कंसंट्रेटर लगा हुआ है। तो जितने भी मान लो 100 मीटर का एक क्लस्टर है, उन 100 मीटर में मान लो वहां पर कहीं पर आपका नेटवर्क काम नहीं करता है और किसी एक लोकेशन पर नेटवर्क, जैसे हम देखते हैं कई बार ऐसे गाँव में चले जाते हैं, किसी बस्ती के कोने पे नेटवर्क आता है,
और बहुत जगह नहीं रहता है। तो होता क्या है, ऐसे जगहों में हम क्या करते हैं, सब जगह में रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले सर्वर वाले मीटर्स लगा देते हैं, और वो डाटा कंसंट्रेटर होकर वो एक लोकेशन पे आता है, वहां से डाटा सीधे सर्वर पर फेच हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हर हालात में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारा जो स्मार्ट मीटरिंग में जो सिस्टम है, हमने जो बेस्ट पॉसिबल कम्युनिकेशन है, जिससे हम लोग 100% कम्युनिकेशन कर पाए, वो टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट कर रहे हैं बाई एनी मीन्स। डाटा हमारे पास आ जाए। तो जो बात हो रही है कि स्मार्ट मीटर जब से आया है, स्मार्ट मीटर का फीचर मतलब कम्युनिकेशन जो हमारा प्रिंसिपल है, कम्युनिकेशन को हमने ऐड किया है। मीटर पहले भी वही रिकॉर्ड करते थे, अभी भी वही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सर ने एक मीटर का ट्रांजिशन का युग बताया, हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल चलते थे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक हुए, इलेक्ट्रॉनिक से अब डिजिटल हो गए। तो डिजिटल होने के बाद अब हम इसमें कम्युनिकेशन ऐड करके इसको स्मार्ट बना दी। जैसे पहले कीपैड वाले मोबाइल आए, बाद में आपके स्मार्ट मोबाइल आने लग गए। तो वही चीज इसमें भी जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, वही एक अपग्रेडेशन है। उससे कंजम्पशन पे, उसके रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल पे, उसकी इंजीनियरिंग पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हम बात करेंगे इसके बारे में, बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। एक पूरा सेक्शन मैंने इसके लिए रखा हुआ है। तो ये उसके पहले जरा आप ये समझा दीजिए कि क्या पूरे छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो गए हैं कि अभी भी कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे बचे हैं? अभी 76% लगभग हमने स्मार्ट मीटर लगवा लिया, और लगातार ये कार्य जारी है। और हम पूरे उम्मीद है कि हम लोग अगले आने वाले कुछ समय में सारे 100% जगह स्मार्ट मीटर लगा देंगे। कुछ जगह ना अभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ गाँव में, विलेज एरिया में अभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो जैसे मैं पहले राजनाथ गांव का बताऊंगा कि मैं पहले वहाँ था, तो राजनाथ गांव में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे चिल्फी है, बोडला है, और तरेगांव है, वरेंगा खार एरिया है। यहाँ पर अभी भी नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब बात तो हो जाती है, बट जो डेटा की कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं। वैसे ही मोला मानपुर क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो उन जगहों पे अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगा जा पा रहे। पर ये कम्युनिकेशन में ना धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। बहुत जगह नए नए टावर लगा रहे हैं, शासन भी उसमें बहुत सारी मदद कर रही है। तो नए नए टावर्स लगते जा रहे हैं। तो उसमें जैसे जैसे नए नए टावर्स लगते जा रहे हैं, वैसे वैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, और वहाँ पर स्मार्ट मीटर लग रहा है। तो अभी मेरे अनुमान से 95% जो अपना प्लेस है वहाँ तो स्मार्ट मीटर लग पाएंगे। पर 5% अभी जैसे बस्तर का कुछ एरिया, कुछ इवन सरगुजा का कुछ एरिया, इन एरिया में अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर डेटा कनेक्टिविटी नहीं है। मोबाइल से बात तो कई जगह हो जाती है, पर क्या करेंगे फिर उसमें, क्या सोल्यूशन निकलेगा? अभी तो उसमें नहीं कुछ किया जा सकता। बट जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार इसको, मतलब जो टावर्स की संख्या है उनको बढ़वा रही है, रूरल एरिया में लगवा रही है। कुछ उनका गति शक्ति का एक प्रोग्राम भी है जिसके तहत वो लगातार हर जगह टावर लगाते जा रहे हैं। तो काफी जगह टावर लग गए। जैसे मैं बताऊं कि पहले 1.5 साल पहले मोला मानपुर में आपके पास नहीं आता था, वहाँ पे नेटवर्क नहीं उपलब्ध था। अभी वहाँ पे नेटवर्क उपलब्ध हो गया है, जियो ने लगा दिया, एयरटेल ने लगा दिया। तो जैसे जैसे टावर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कम्युनिकेशन, ये जो स्मार्ट मीटर का यूसेज है बढ़ता जा रहा है। और जो बैलेंस जगह है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में, कुछ समय में पूरे के पूरे एरिया में ये टावर, इनके मोबाइल के टावर्स लग जाएंगे। तो 100% अचीव करने में अपने को कितना टाइम लगेगा? 95% तक तो अचीवमेंट अगले 6 महीने में हो जाएगा। 95% के आसपास तक अचीवमेंट 6 महीने में होने की उम्मीद है। और बैलेंस है वही बैलेंस 4-5% है। और कल ही सरकार ने कुछ, मैंने न्यूज में देखा भी कि 2000 से ज्यादा मोबाइल टावर सैंक्शन किए रिमोट एरियाज में। तो इसका इम्पैक्ट हमको भी बिल्कुल मिलेगा, बिजली विभाग को इसका बिजली विभाग को भी इम्पैक्ट मिलेगा। अब चलिए सीधे उस मुद्दे पर चलते हैं जिस पर सबसे ज्यादा शिकायत है जनता की, और सीधे उस मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आ रहा है और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि कंज्यूमर्स का ये कहना है कि पिछले कुछ महीनों से उनके घरों में जो बिजली का बिल है वो लगातार तेजी से बढ़कर आ रहा है, और इसका जो गुनहगार है वो स्मार्ट मीटर को मानते हैं। इस तर्क में कितनी सच्चाई है? प्रियांशु जी, हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाना चालू किया है सितंबर 2024 से। सितंबर हमने पिछली गर्मी भी जो है वो स्मार्ट मीटर में लगा के, बहुत सारे हमारे जैसे अर्बन एरिया की बात करें, रायपुर शहर में हम लोगों ने पिछले साल गर्मी के समय में लगभग 50% के आसपास कंज्यूमर्स के यहाँ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिए। मतलब वो 50% कंज्यूमर हमारे ऐसे हैं जो पिछले साल गर्मी का सीजन पूरा देखें। उसके बाद ये वही स्मार्ट मीटर है, ये दूसरा जो सीजन है गर्मी का वो देख रहे हैं।
अब ये बात क्यों आ रही है कि इस साल बिल इतना ज्यादा आ रहा है? स्मार्ट मीटर तो वही है, वो पिछली गर्मी में भी रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया है वो वातावरण के टेम्परेचर का। आप पिछले साल की गर्मी देखेंगे कि अप्रैल, मई, जून, अप्रैल में भी आंधी तूफान का समय चला। आप मई में भी देखेंगे तो कम से कम 5 से 6 आंधी तूफान हैं और लगातार बारिश भी हुई। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर में जो है वो मई का महीना निकला। और जून के महीने में 15 जून को जो है हमारा मानसून जो है वो आ गया। तो उसके बाद बारिश चालू हो गई, मौसम फिर ठंडा हो गया। पर उसी को अपन जब इस साल की गर्मी में देखेंगे तो लगातार, जैसा सर ने भी अभी बताया कि 60 दिनों तक आपको पूरा हमने गर्मी झेला है। इस बीच ना बारिश हुई, ना ऐसा कोई टेम्परेचर डाउन हुआ किसी रीजन से, लगातार गर्मी हमने झेला है। अब गर्मी, रायपुर की गर्मी, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में बाकी जगह भी आप देखेंगे, गर्मी ऐसी पड़ी है कि जो एसी यूज़ करने वाले हैं, जो कूलर यूज़ करने वाले हैं, वो हर कोई जो है वो 12 से 15 घंटे जो है कूलर और एसी यूज़ किए। आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना कंजप्शन बढ़ेगा और उतना ही लोगों को बिल, हमारे उपभोक्ताओं को बिल ज़्यादा मिला है। सिर्फ यही रीज़न है बिल बढ़ने का। और यहाँ पर जो बार बार बात आती है कि स्मार्ट मीटर की वजह से खपत बढ़ रहा है। स्मार्ट मीटर की वजह से खपत नहीं, लोगों के यूज़ की वजह से खपत बढ़ रहा है। और स्मार्ट मीटर पब्लिक की, आम जनता की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। आप देखेंगे कि पहले बहुत लंबी लाइनें लगती थी कि बिल गड़बड़ है, वो बैठ के सुधरवा रहे हैं। याद है सीएसईबी के ऑफिस के सामने लंबी लंबी लाइनें लग जाती वो सुबह से शाम तक एक बिल सुधरवाने में लगता था। आज हम लोग स्मार्ट मीटर लगने के बाद एग्जैक्ट 30 दिन का हम सबको खपत दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमारा रीडर घर घर जाता था, पता चला उसकी तबीयत खराब हो गई, वो 2 दिन लेट चला गया। 2 दिन लेट चला गया तो वो उसको 30 दिन का नहीं मिलके 32-35 दिन का खपत मिल गया। तो लोगों को लगता था कि मेरा बिल ज़्यादा है, वो ऑफिस पहुंचते थे, ऑफिस में आके फिर 30 दिन के हिसाब से उनका बिल बनाते थे, उनका 1 दिन का पूरा समय निकल जाता। आज स्मार्ट मीटर लगने से लोगों को 30 दिन का मिल रहा है। एग्जैक्ट जो 30 दिन का मिलने की वजह से सही बिल उन तक पहुंच रहा है, सही स्लैब का बिल पहुंच रहा है, जो वो यूज कर रहे हैं उसका बिल उन तक पहुंच रहा है। तो ये उनकी सुविधाओं के लिए उनको जो है इसकी वजह से और बहुत सारे बेनिफिट ये हो रहे हैं कि जैसे स्मार्ट मीटर से हमारे डेटा जो है वो हर आधे घंटे के मिल रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, उससे भी उनको पता चल जाएगा कि वो आने वाले समय में 30 दिन में कितना खपत करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी फीचर्स हैं हमारे स्मार्ट मीटर में जिसका उपयोग करके वो ऊर्जा बचाने का काम कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि गर्मी या खपत की वजह से ये जो बिजली का बिल है वो बढ़ा हुआ आ रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं का इसमें तर्क ये है कि भाई उनके घर में, परिवार में लोग उतने ही, अप्लायंसेस उतने ही, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं, फिर भी बिजली का जो बिल है वो बढ़कर आ रहा है। जो एम ऊर्जा योजना है, एम ऊर्जा योजना के अंतर्गत क्या है, कोई भी उपभोक्ता अगर 400 यूनिट तक का मासिक खपत है तो उस पर उसको हाफ बिजली का लाभ मिलता है। अगर उसका 400 यूनिट से अधिक मासिक खपत हो जाएगा तो उसको ये हाफ बिजली का लाभ नहीं मिलेगा, उसको पूरे स्लैब पे बिल होता है। तो इस कारण से क्या होता है, क्योंकि उपभोग का प्रतिशत बढ़ गया, जो 6 से 8 घंटा सामान्य कूलर, एसी या सारे उपकरण जो यूज होते थे वो अब 10 से 12 घंटे करीब उपयोग हुए, तो 400 यूनिट से ज्यादा खपत के स्लैब में चले गया। तो उसको जो ये एम ऊर्जा का जो लाभ मिलना था वो लाभ उसको नहीं मिल पाया, क्योंकि स्लैब की श्रेणी से, खपत की श्रेणी से बाहर हो गया। तो वो लाभ नहीं मिल पाने के कारण जो उसका जो आधा जो बिजली हो जाती थी वो बिजली उसको नहीं हो पाई। तो कुल मिला के उसका परिलक्षित प्रभाव क्या आया कि उसका बिजली बिल मोमेंटरली थोड़ा सा बढ़ गया। तो इन सब कारणों के कारण थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बिजली बिल परिलक्षित होता है कि ज्यादा हो गया, जबकि स्मार्ट मीटर यहाँ पर कहीं पर भी दोषी नहीं है। बल्कि स्मार्ट मीटर अगर सही तरीके से स्मार्ट मीटर के जो हमारे फीचर्स हैं, उसके जो विशेषताएं हैं, उसको अगर देखेगा, खपत को अगर डे टू डे 30-30 मिनट को खपत दिखाती है, प्रतिदिन खपत दिखाती है, पूर्वानुमान भी दिखा सकता है। इन खपत को देखेगा तो अपनी जो खपत है वो 400 यूनिट के अंदर सीमित रख सकता है। तो ये एक इंगित भी करता है आने वाले समय में लगातार अगर उपयोग करे स्मार्ट मीटर की तरफ। जैसे मोबाइल को हम बार बार देखते हैं, भाई स्मार्ट मीटर जैसे मान लो मुझे मेरा बीपी, शुगर सब बता देता है आजकल, कितना मेरा कैलोरी दिन भर में बर्न होता है। तो हम देखते हैं कि मेरा अगर 10,000 स्टेप्स नहीं हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ रात को दौड़ लूं, मतलब एक आदत है। तो जो मोबाइल में आपने स्टेपिंग की आदत डाल ली कि मेरा 10,000 कदम होना चाहिए, जाने अनजाने में भी हम देखते हैं मोबाइल बाय डिफॉल्ट वो ऐप देता है। तो हम अगर इसके स्मार्ट मीटर की ऐप की भी आदत अगर हम डाल ले तो हमको पता चल जाएगा कि हम 400 मिनट के अंदर कैसे रहेंगे। यानी ये जो कंफ्यूजन है ये अब मोटा मोटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भाई अगर आपके घरों में अप्लायंसेस सेम है तो अप्लायंसेस सेम है,
लेकिन जो ड्यूरेशन रहा इस बार गर्मी का, उसमें जो सेम अप्लायंसेस यूज हुए, उस वजह से आपका जो बिजली की खपत है वो बढ़ गई गर्मी की वजह से। अगर मैं इसको समराइज करके बेहतर तरीके से बोलूं तो सेम अप्लायंसेस में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आपकी एसी वर्क की, तो इस वजह से आपके बिजली का जो बिल था वो बढ़ा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मौसम में जो बदलाव आया उस वजह से हुआ। और जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि भाई 400 यूनिट से ज्यादा जला, क्योंकि भाई गर्मी इस बार ज्यादा समय के लिए पड़ी, तो 400 यूनिट से जैसे ही ज्यादा हुआ वैसे ही जो आपको हाफ बिजली बिल वाला जो फायदा है वो शायद नहीं मिल पाया, और इसी वजह से आपके घरों में जो बिजली का बिल है वो बढ़ के आया। तो बहुत बड़ा जो डाउट और कंफ्यूजन था वो मेरे ख्याल से कंज्यूमर्स का क्लियर हो गया होगा कि सेम अप्लायंसेस होने के बावजूद मेरे घर में बिजली का बिल आखिर बढ़कर क्यों आ रहा है। एक और बात निकलकर सामने आई, कवर्धा, राजनांदगांव, रायपुर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले हमें कि लोग अपने घरों से स्मार्ट मीटर को निकालकर फेंक दे रहे हैं, बिजली ऑफिस के बाहर कर दे रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इससे क्या फायदा हो जाएगा, कंज्यूमर्स को क्या वो मिलेगा? देखिए, ये हमने पहले ही स्पष्ट किया है और सर तो उस क्षेत्र में रहे भी हैं और कवर्धा क्षेत्र से ही सर काफी दिन तक उनको रूल भी किया है उस क्षेत्र को, तो सर इसका बेहतर आंसर भी दे पाएंगे। लेकिन मैं इसमें एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि पुराने जो मीटर, जैसे एक युग की शुरुआत की हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल से लेके हम इस युग तक आए, और हम हर चीजों में देखते हैं। पहले हम टेलीफोन लगाते थे, फिर कीपैड में आए, फिर स्मार्ट में आए, तो वही चीज मीटर के साथ है। वार्तालाप में चेंजेस नहीं आते हैं, ना कंजम्पशन में परिवर्तन आता है। तो एक अगर उपभोक्ता का खपत बढ़ा है तो एक गुस्सा हो सकता है, बिजली बिल ज्यादा आया है बस इसका कारण, लेकिन उसके कारण और अन्य हो सकते हैं। लेकिन इसमें बिजली की खपत में परिवर्तन होगा, स्मार्ट मीटर में ज्यादा रिकॉर्डिंग हो गया और पुराने मीटर में नहीं होता, तो ये बिल्कुल नहीं है। दोनों की जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल रिकॉर्डिंग की, वो 100% सेम है। एक्सेप्टेंस कैसे लाएंगे कंज्यूमर्स के अंदर? अब आपने स्मार्ट मीटर को रोल आउट तो कर दिया, उन लोग ला के बाहर ऑफिस के फेंक दे रहे हैं, तो इस एक्सेप्टेंस को कैसे लेके आएंगे? क्योंकि आपने जैसा सर कह भी रहे हैं कि आपने काम किया है इन इलाकों में। अभी क्या है कि जो स्मार्ट मीटर जितने लग रहे हैं, तो कंजम्पशन तो डेफिनेटली क्या है कि गर्मी ज़्यादा होने के कारण कंजम्पशन तो बढ़ा है। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे अर्बन एरिया है, वहाँ 20 से 30% की लोड ग्रोथ इस साल देखी गई। अच्छा, 20 से 30%, जो नॉर्मली 5 से 10% के बीच में रहती है, इस साल 20 से 30% की लोड ग्रोथ थी, क्योंकि गर्मी का सीजन लंबा था, तो इसलिए। और रात को भी एसी चल रहे थे। हम लोग जो पंपों में जो बिजली की कटौती करते हैं, वो भी हमें 2 पार्ट में करनी पड़ी। हमें 5 से 11 अलग करना पड़ा, 11 से 5, 11 बजे से रात के 5 बजे तक उसको अलग करना पड़ा, क्योंकि वो लोड मैनेजमेंट जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए ये करना पड़ा। तो इस साल डेफिनेटली लोगों के इक्विपमेंट्स कहीं कुछ लोगों के बढ़े भी हैं, और ईवी चार्जिंग भी हो गई है, जिसको लोग अपना छोटे से स्कूटर में भी ईवी चार्जिंग है। अब जो ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, वहाँ पर भी चार्जिंग होती है। तो इन सब के कारण भी ओवरऑल धीरे धीरे, और डेफिनेटली इस साल क्या हुआ कि गैस का और इन सब का हल्ला था कि गैस नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों ने इंडक्शन भी यूज करना शुरू किया, और अब उसको कंटिन्यूड यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खरीद लिया इंडक्शन हीटर, तो अब कंटिन्यूस उसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो ये सब कारण होते हैं कि लगातार जो कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। खासकर अर्बन एरिया में कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ा है। इवन रूरल एरिया में भी, अर्बन एरिया में लोगों ने एसी बढ़ा दिए, रूरल एरिया में कूलर उधर लग गए, तो उसके कारण बिजली की खपत जो है रेगुलर कोर्स में बढ़ रही है। तो उसी के कारण बिल ज्यादा आ रहा है। स्मार्ट मीटर का तो कोई उसमें रोल है ही नहीं। अच्छा। स्मार्ट मीटर जो है वो तो एक नॉर्मल डिजिटल मीटर है, जो हम पिछले कई सालों से उपयोग कर रहे हैं। उसमें कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ एक कम्युनिकेशन का फैसिलिटी उसमें ऐड कर दी गई, उससे डेटा जो है वो जाने लगा, ट्रांसपेरेंटली डेटा जाने लगा, बस और कुछ नहीं हुआ। सर एक और चीज है, अच्छा आप ऐड करना, हाँ बताइए। करना चाहूँगा कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी कि स्मार्ट मीटर को लेके कि खपत ज़्यादा आ रहा है, हम लोगों ने अभी 100% तो लगे नहीं है स्मार्ट मीटर, कुछ मीटर हमारे पुराने भी लगे हुए हैं। हाँ। तो हम लोगों ने उसका भी डेटा निकाल के एनालिसिस किया। अच्छा। जो अभी स्मार्ट मीटर नहीं है, नॉर्मल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर ही लगे हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर के भी कंजप्शन बढ़े हैं। अच्छा, पुराने मीटर जिनके यहाँ लगे हैं उसका भी कंजप्शन बढ़ा है। हाँ। तो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि स्मार्ट मीटर में ही कंजप्शन बढ़ा है। ओके। वो सारे मीटरों में बढ़े हैं। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि गर्मी पड़ी है, लोगों के यूज वैसे रहे हैं, जिसकी वजह से खपत बढ़ा है।
सर एक और भ्रांति है इसके रिगार्ड में, और आप बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। स्मार्ट मीटर में ये बताया जा रहा है कि जो लीक्स होते हैं, जो बिजली के जो लीक्स होते थे, उनको ये बेहतर तरीके से रीड कर पा रहा है, और इस वजह से जो बिजली का बिल है वो भी बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं, लेकिन अगर लीक्स ही हैं तो वो कोई इतना ज्यादा डिफरेंशियल अमाउंट नहीं दे सकता है ना। नहीं, देखिए लीक की जहाँ तक आप बात करते हैं ना, मीटर तो वही है। पहले भी जो अभी मीटर लगे हुए थे वो भी डिजिटल मीटर थे, वो भी वैसे ही मेजर करते थे और ये भी वैसे ही मेजर करते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं आया, मेजरमेंट के तरीके में कोई अंतर नहीं आया। यानी ये एक मिथ है कि मेजरमेंट के तरीके में कोई ऐसा कोई अंतर नहीं है। पहले भी कम्युनिकेशन का ही फर्क आया है, सिर्फ स्मार्ट मीटर में कम्युनिकेशन का फर्क आया है और बाकी कोई फर्क इसमें आया नहीं है। तो जो लीक्स की बात है वो बिल्कुल तथ्यहीन है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि स्मार्ट मीटर में अभी लोगों को जनरली ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा लोड ऑफ कर दिया, उसके बाद भी मेरा मीटर चल रहा है, पर ऐसा नहीं। वहां पर क्या होता है कि पहले एक एलईडी रहती थी जो सिर्फ आपको लोड दिखाती थी, अभी 3 एलईडी हो गई उसमें। एक एलईडी लोड दिखाती है, बाकी 2 एलईडी जो है वो आपका कम्युनिकेशन को दिखाती है कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, यानी वो जो बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ सब बंद करने के बावजूद वो बत्ती क्यों जल रही है, जलता रहता है, तो वो 2 RX, एक ट्रांसमिशन और रिसीविंग, 2 एलईडी अलग अलग उसमें है। तो वो आपको दिखाती है कि भाई वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये एक मिथ है लोगों को। आज मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था, वो बोल रहे थे यार मैंने पूरा लोड ऑफ कर दिया, उसके बाद भी मीटर चल रहा है। मीटर चल नहीं रहा है, वो बेसिकली कम्युनिकेशन चल रहा है। सोशल मीडिया में इतनी बातें निकल कर सामने आ रही है, लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि भाई जब मैं अपना पूरा वो बंद कर दे रहा हूँ तो फिर वो बत्ती क्यों जल रही है। नहीं, वो फीचर बस है। अब उनको ये पता ही नहीं कि ये कम्युनिकेशन का आदान प्रदान हो रहा है, उसको डिनोट करने के लिए बैटरी लगी होती है। तो बैटरी अगर लाइट सप्लाई बंद हो जाएगी तो भी वो कम्युनिकेट हमको करते रहता है कि वो चल रहा है। मतलब उसके यहाँ सप्लाई बंद हो गई तो हमको सब जानकारी अवेलेबल कराते रहते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। क्या स्मार्ट मीटर में भी टेक्निकल ग्लिच हो सकते हैं? और जैसा कि 1-2 केस में निकलकर सामने भी आया कि कई लोगों का लाख रुपए का बिजली का बिल आया और कई लोगों का हजारों में 36,000 के आसपास बिजली का बिल चले गया। फिर जब वहां पर गए अधिकारी लोग और देखा तो फिर वो जो बिजली का बिल है वो कम होकर मिला। तो क्या ये स्मार्ट मीटर में भी टेक्निकल ग्लिचेस की संभावना है, और अगर हाँ तो फिर कंज्यूमर इसमें क्या कर सकता है? इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा ग्लिचेस आने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, जो मीटर कंज्यूमर के घर लगता है, उसके पहले जितने प्रोसेस है इसका एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। CEA ने, कई और ऐसी एजेंसियां हैं, भारत सरकार की एजेंसियां हैं जो इसको रिग्रेसिव टेस्टिंग करती है। उस स्टैंडर्ड में जब हम कुछ चीज जो स्मार्ट मीटर बनता है उसका एक स्पेसिफिकेशन का सेट होता है। उसी स्पेसिफिकेशन में सारे जितने भी वेंडर है सबको बनाने होते हैं, और उसके बाद अलग अलग लेवल पे इसकी टेस्टिंग भी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बनने के बाद सीधा कंज्यूमर के घर लग गया, कई लेवल पे इसकी टेस्टिंग होती है। जब सब चीज सही पाया जाता है जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है, फिर हमारा जो भी कंसर्न अथॉरिटी अप्रूव करता है उसके बाद ही कंज्यूमर के यहाँ लगता है। मैं इसमें एक बार ऐड करना चाहूँगा, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो पुराना भी डिजिटल सिस्टम था, डिजिटल मीटर थे, उसमें भी कहीं कहीं ऐसी प्रॉब्लम आती थी, बहुत कम है। और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ है वो एरर्स और कम हो गई। मैं वही कह रहा हूँ कि डिनाइल नहीं है, इससे कोई डिनाइल नहीं है कि 25-50 हजार में 1-2 मीटर आपके जो है वो खराब हो सकते हैं और हमेशा होते रहे। जब भी इवन इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी थे, भाई इलेक्ट्रॉनिक चीजें वो तो खराब तो हो ही सकती है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। पर अगर ऐसा केस आता है और कोई रिपोर्ट करता है, हम उसकी जांच करते हैं, जांच करके अगर जो भी सही चीज होती है उसका बिल लोगों का कम भी करते हैं, उसको मीटर बदले भी हैं, कुछ जगह मीटर भी बदले हैं, तो वो। अब मैं एक आम कंज्यूमर हूं, मेरे घर का बिजली बिल अचानक से जो पहले 2-2.5 हजार रुपए आता था वो बढ़कर एक महीने 50,000 हो गया। अब मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि मैं इसकी रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराऊं, क्या करूं। तो एक आम कंज्यूमर को जरा समझा दीजिए कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं ऐसी स्थिति में कौन से प्रोसेस को अपनाऊं, क्या करूं जिससे मैं इस जो टेक्निकल जो ग्लिच आया है उसका भार मेरे ऊपर ना आए। ऐसा अगर कहीं पे भी कोई भी कंज्यूमर आता है तो हमारे जोन ऑफिस हैं, DC ऑफिस हैं, सारे लोग, मोबाइल नंबर भी हैं, हमारे कंप्लेंट सेंटर भी हैं, 1912 भी है, इन सब जगह वो कंप्लेन कर दे कि मेरा सडनली जो मीटर है वो जंप हो गया और उसमें बहुत ज्यादा कंजम्पशन आ गया, तो हम डेफिनेटली उसको चेक करवाएंगे। अच्छा। हमारा आदमी जाके चेक करेगा। उसके अलावा हमने अभी क्या था कि कई लोगों ने ऐसी कंप्लेंट की भी, तो उसमें काफी सारे मीटर हमने उनके सामने लैब में भी टेस्ट कराए। अच्छा। जो हमारी एक सेंट्रल टेस्टिंग लैब है जो NABL एग्रीडेटेड है मीटर टेस्टिंग के लिए, उसमें टेस्ट भी कराए, उसमें अंतर नहीं मिला।
कुछ जगह मुझे मालूम है कि कवर्धा में एक दो जगह ऐसा हुआ कि वो मीटर जो है वो ज्यादा रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो 2-1 मीटर ज्यादा नहीं आया, 1-2 मीटर ही है, उसको हमने बदला रायपुर में दिया। मेरे ख्याल से एक आध दो केस आए। एकाध दो वो आएंगे, एकाध दो केसेस तो डेफिनेटली आएंगे, और वो जितने भी मीडियम है हमारे कम्युनिकेशन के, हमारे मोर बिजली ऐप है, ये है, हर जगह कंप्लेंट आप लॉन्च कर सकते हैं, और डेफिनेटली ऐसे कोई केस अगर नोटिस में आता है तो उसको चेक किया जाता है, चेक करके उसमें अगर जरूरत हो तो मीटर भी बदला जाता है, और उसका अगर ऐसा लगता है कि मीटर ठीक है तो फिर वो ठीक है, कई बार वो भी रहता है, पर एकदम से इतना ज्यादा बिल का कोई संभावना रहती नहीं कि पिछले साल 5,000 आया और इस साल 40,000 आ गया, और इसी में ऐसा होता नहीं। इसी में जो सर ने बताया कि जो कंज्यूमर की शंकाओं को दूर करने के लिए आई थिंक 4,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के यहाँ चेक मीटर्स भी लगाए गए हैं। मतलब स्मार्ट मीटर तो है ही है, साथ साथ में एक पैरेलल उनका डिजिटल मीटर वो भी लगाया गया है। उसमें भी 99.99 रीडिंग जितने भी लगे हैं सब में मैच किए हैं। तो चेक मीटर से बहुत सारे उपभोक्ताओं की जो शंकाएं थी कि ज्यादा चल रहा है, तो उसको दूर करने के लिए किया गया था। धीरे धीरे जो चेक मीटर पर भी अपन बात करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। अगला सेक्शन है हमारा पोस्टपेड वर्सेस प्रीपेड। तो अब जो नए स्मार्ट मीटर्स आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये प्रीपेड उस पे जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे मीटर्स हैं जो अब प्रीपेड सिस्टम पर काम कर रहे हैं? क्या रायपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, या ये लेटर ऑन का फेज होगा, जब जो अभी पोस्टपेड तरीके से हम बेसिकली अपना वो करवाते हैं? अब रिचार्ज का माध्यम होगा, जैसे फोन रिचार्ज होता है वैसे ही ये होगा। तो छत्तीसगढ़ में क्या ये प्रक्रिया की शुरुआत हो गई? अभी नहीं हुई। प्रीपेड मीटर अभी पहले चरण में सिर्फ शासकीय कनेक्शनों में लगाए जा रहे हैं, वो भी अभी फर्स्ट फेज में जो ब्लॉक लेवल है उससे ऊपर, उसी में स्मार्ट मीटर लगाए, प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। उसके अलावा जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने भी बोला है कि वो ऑप्शनल हमेशा रहेगा। स्मार्ट आपको पोस्टपेड करना है या प्रीपेड करना है, डेफिनेटली प्रीपेड में जैसे मोबाइल में है, मोबाइल अच्छा ऑप्शन रहेगा कंज्यूमर के पास। मोबाइल में भी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप प्रीपेड भी रख सकते हैं, पोस्टपेड भी रख सकते हैं, जैसा आपको सिस्टम चाहिए। तो इसमें वैसा ही होगा, आप दोनों सिस्टम रख सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग टैरिफ डिक्लेयर होगा। हो सकता है कि प्रीपेड का टैरिफ कम हो, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट हम की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और हमें थोड़ा पैसा पहले मिल जाएगा। तो डेफिनेटली उसका टैरिफ जो है वो डिफरेंटली बनेगा, तो उससे कंज्यूमर देख सकता है कि उसको क्या करना है। इसके बिलिंग कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस होगा प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड में? प्रीपेड में आपको एक अज्यूम्ड अमाउंट है, आप उसको 7 दिन का अमाउंट, 10 दिन का अमाउंट, 1 महीने का अमाउंट, उस हिसाब से आप उसको जमा कर सकते हैं, और वो आपका जैसे जैसे कंजम्पशन होता जाएगा वो कटता जाएगा। टैरिफ के हिसाब से ही होगा, जो होना है टैरिफ के हिसाब से ही पर डे उसका बिल अमाउंट कम होते जाएगा। प्रीपेड की टैरिफ अलग आएगी, और उसमें कंज्यूमर को दिखता रहेगा कि मेरा कितना बैलेंस बचा हुआ है, पर अभी हमने उसकी शुरुआत की नहीं है। अच्छा, अभी प्रीपेड मोड की शुरुआत नहीं की। प्रीपेड मोड की शुरुआत जब भी होगी तो फिर वो उसमें ऑप्शन रहेगा। तो ये लेटर ऑन का एक फेज होने वाला है, जहाँ पे प्रीपेड सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो जो जिन लोगों को, क्योंकि जब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे तब ये बहुत सारे सवाल निकल कर सामने आए थे, हमसे भी लोग, हम जाते थे कहीं तो पूछते थे कि भाई प्रीपेड सिस्टम आ जाएगा तो मेरा मान लीजिए रात को अगर रिचार्ज खत्म हो गया तो मेरी बिजली तो नहीं कट जाएगी। कई ऐसे सवाल नहीं, इसमें कई सारे फीचर्स और भी है। तो जब प्रीपेड भी होगा तो उसमें अलार्म मैसेज है, उसको टाइम मिलेगा 1 हफ्ते का, सब सारा प्रोग्राम में ग्रेस पीरियड है, सारी चीजें उसमें डिफाइंड रहेगी। और प्रीपेड में एक इनफ टाइम दिया और रिचार्ज का प्रोसेस क्या रहेगा? क्या मोर बिजली ऐप से ही ये बिल्कुल, हाँ, आप जो भी हमारे पेमेंट गेटवे माध्यम है वहां से उसमें आप पेमेंट करके उसको रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। उसको हम फेज मैनर पे भविष्य में लेकिन अभी बिल्कुल प्रीपेड का मतलब किसी भी सरकारी को छोड़ के कहीं प्रीपेड नहीं किया जा रहा है। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि अभी भी जो प्रीपेड है, पहला तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी शंका है जो दूर हो रही है कि प्रीपेड और पोस्टपेड सिस्टम पूरी तरीके से ऑप्शनल रहने वाला है। यानी कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको प्रीपेड सिस्टम ऑप्ट करना है या आपको पोस्टपेड सिस्टम में जाना है। पहली बात तो ये, अभी फिलहाल प्रीपेड सिस्टम जो है वो आप लोग के घरों में नहीं शुरू किया गया है। लेटर ऑन एक फेज होगा जिसमें ये सारी जानकारी जो बिजली विभाग है और जो CSPDCL है वो मिलकर आपको आपके साथ साझा करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बात और है, जिस नेटवर्क और टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, सिम और मॉडेम यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो एक और भ्रांति है जो लगातार इस बारे में डिस्कशन हो रहा है कि ये जो नेटवर्क की समस्या है, इससे कई बार 2 से 3 दिन तक स्मार्ट मीटर का डेटा जो है वो सर्वर से सिंक नहीं हो पाता, और जब ये नहीं होता है तो नेटवर्क आते ही 3 दिन का पैसा एक साथ कट जाता है। ऐसा भी कुछ है क्या? अभी तो प्रीपेड मोड में वैसे भी नहीं हो रहा है,
प्रीपेड मोड में होगा तब ये पर ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ। कम्युनिकेशन का कहीं कहीं इशू आता है, कहीं सिम का इशू आता है। हाँ। तो कई ऐसे वो हैं कंज्यूमर्स हैं जिनका डेटा जो कंटिन्यूअस आना चाहिए वो नहीं आता। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मोबाइल के नेटवर्क की बेहतर होता जा रहा है, वैसे वैसे ये डेटा नेट कनेक्टिविटी बेहतर होती जा रही है, तो ये चीज और कम होती जाएगी। और अभी कुछ लोगों में जरूर ये बात है कि कुछ कई लोगों का 3-3 दिन 4-4 दिन नहीं आता, वो कंप्लेंट करते हैं, तो फिर वो पूरा डाटा उसको चेक करते हैं, चेक करके सिम कहीं वहाँ सिस्टम से कुछ गड़बड़ हो गई, उसको ठीक करते हैं, और ठीक करके वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को रीएस्टेब्लिश करते हैं, उसको डायल भी करते हैं सर्वर से, तो वो जो भी उसमें एरर है जिसके कारण डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा वो दूर हो जाती है। पर ये है, छोटी मोटी समस्याएं तो है। सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज यानी कि स्वीकृत लोड से ज्यादा खपत पर पेनाल्टी, इसको लेकर अब CSPDCL ने इसे महीने की बजाय साल के अंत में किसी एक महीने में एक साथ ये लिया जाएगा। ये फैसला, पहले तो आप ये समझा दीजिए कि ये सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज क्या है, कि भाई अगर मैं गलत नहीं हूं तो कि अपनी जो स्वीकृत खपत है उससे ज्यादा अगर मैंने यूज कर लिया तो ये चार्ज लगता है, तो ये साल में एक बार होगा, इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा? प्रियांशु जी, ये भी जनता के लिए ही ये फैसिलिटी चालू हुई है। ये फैसिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि हम जब घर का कनेक्शन लिए उस समय हमारी रिक्वायरमेंट थी 1 किलोवाट 2 किलोवाट, तो हमने 1 किलोवाट 2 किलोवाट का कनेक्शन ले लिया। पर वो समय के साथ ऐसा हुआ कि हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो घर में बढ़ गए। अब बढ़ गए, उनका यूज बढ़ा, पर आपने तो स्वीकृत 2 किलोवाट कराया है। सही बात। हमने सिस्टम भी अपना 2 किलोवाट के हिसाब से आपके लिए तैयार रखा है। अब वो जब आपकी खपत बढ़ी, आपका डिमांड बढ़ा, तो वो मीटर पे भी रिकॉर्ड होता है। वो आज से नहीं, पहले से मीटर पे रिकॉर्ड होता है। पर पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो जब रीडिंग लेने गए तो कुछ मीटर हैं वो उस रिकॉर्ड को जो है वो डिस्प्ले नहीं हो पाता था, तो लोगों को हम वो जानकारी नहीं दे पाते। पर स्मार्ट मीटर लगने से ये हुआ कि उनका एक्चुअल जो कंजप्शन है, जो मैक्सिमम डिमांड जो यूज़ कर रहे हैं, वो हमको पता चलना चालू हो गया। अब मैक्सिमम डिमांड सभी कंज्यूमर का, चाहे वो मेरे घर का भी हो, तो वो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने में ही सबसे ज़्यादा आते हैं। और जिसका जो है लगातार, नियम यही कहता है कि लगातार 3 महीने यदि आपका मैक्सिमम डिमांड आपके सैंक्शन लोड से ज़्यादा हुआ, तो जो मैक्सिमम है वो हम लाइन अफोर्डिंग के रूप में जोड़ेंगे, वो आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि उनका 2 किलोवाट था, 3 किलोवाट एक्स्ट्रा हो गया, अब वो 5 किलोवाट हो गया। अब 5 किलोवाट बढ़ गया, तो सबसे बड़े फैसिलिटी उनको ये मिली कि उनको लोड बढ़ाने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक बात। वहां जाके फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो घर बैठे ही उनका मीटर पे रिकॉर्डेड MD के हिसाब से उनका लोड बढ़ गया, वो 2 से 5 किलोवाट हो गया। एक जो है सुविधा ये कंज्यूमर्स के लिए चालू हुई। दूसरा एक दिक्कत ये होता था कि बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हैं जो आज से 20 साल 25 साल पहले लगे हैं, मतलब दादाजी के नाम से लगे रहे होंगे, आज वो है नहीं, तो किसी कारण से नाम चेंज नहीं हो पाया, फिर वो प्रॉपर्टी के कुछ डिस्प्यूट चले, तो जिसकी वजह से वो चाह के भी लोड नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें ख़त्म हो गई। जो यूज़र है, जो उपयोग करता है, वो यदि यूज़ कर रहा है तो वो उसके हिसाब से, यूज़ के हिसाब से लोड वो बढ़ गया। इसके लिए भी उनको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो सुविधा चालू की गई है वो उपभोक्ताओं के लिए की गई। गर्मी के महीनों में मैक्सिमम डिमांड होने की वजह से वो आपका जून के और ये जुलाई के महीने के बिलों में जो है वो आया है। तो यहाँ पर ये हुआ कि खपत भी ज़्यादा हुआ और लाइन अफोर्डिंग चार्जेस भी जुड़ गए। तो इसके लिए हम लोगों ने यही सजेशन दिया कि जब साल भर में हमको देना है तो हम ऐसा मंथ चूज करें जब बिल सबसे मिनिमम रहता है। बिल मिनिमम हमारे ठंड के समय में रहता है। तो इसका भी हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है कि वो मई, अपने नवंबर, दिसंबर या जनवरी के महीने में जुड़ जाए। मेरे ख्याल से जनवरी में शायद आप जनवरी के लिए जनवरी में हो जाए तो उस समय बिल कम रहेगा, लाइन अफोर्डिंग उनका लोड बढ़ने वाला भी काम हो जाएगा और कंज्यूमर के ऊपर जो है एक साथ भार भी नहीं आएगा। तो उसकी वजह से जो है ये हम लोगों ने जनवरी के लिए इसका एक फायदा और हमारे को बहुत ज्यादा हुआ है, जिसका सीधा लाभ जो है उपभोक्ताओं को मिल रहा है। क्योंकि ये जो स्मार्ट मीटर लगने से जो MD जो है विनय साहब बता रहे हैं कि जो उसका डिमांड है रिकॉर्ड हो जाता है। ये रिकॉर्ड मुझे डायनामिकली
मेरे सिस्टम में मिल जाती है। तो कई बार होता क्या है कि मेरे पास एक साथ जैसे गर्मी के महीने में कितनी डिमांड आई, मान लीजिए 100 उपभोक्ता है, 100 उपभोक्ता है, सबने एक 2 3 4 किलोवाट अगर ज्यादा आ गया तो उस क्योंकि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मेरे पास पहले कोई सिस्टम नहीं था ये कि आंकने का कि मेरा डिमांड कितना है, तो मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मैं उतना अपग्रेड नहीं कर पाता था। मतलब करता भी था तो कैसे, मेरी रीडिंग के आधार पर, जो मैनुअल रीडिंग होती है या मेरे सब स्टेशंस की रीडिंग होती है, तो मतलब डायनामिक डाटा ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्या हो जा रहा है, तो कई बार ऐसी शिकायतें आती थी कि यहाँ पर लोड ज्यादा हो गया, कभी तार टूट गया, कभी ट्रांसफार्मर का डीओ फ्यूज चले गया। तो अब इन आकलन को हम लोग एडवांस में कर पा रहे हैं, इसका एडिटिव एडवांटेज बोलिए। तो ये हम एडवांस में करने के कारण हम एक प्लानिंग, अच्छी बेहतर प्लानिंग कर पा रहे हैं। तो उपभोक्ता को जो हमारा वादा है 24/7 अनवरत सप्लाई देने का, तो उस पे हम लोग अब पूरी की तरह काम कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से, और उपभोक्ता को अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती है, क्योंकि हम समय रहते सारा जो अपग्रेडेशन का कार्य है, नेटवर्क का कार्य, क्योंकि हमको लोड पता चल जा रहा है इस एरिया में भाई इतने सारे उपभोक्ता हैं, इनका एक्यूमुलेटेड जो लोड है सबका इकट्ठा मिलाकर इतना आ ही जा रहा है। तो मेरे को ये स्मार्ट मीटर का जो डेटा बैंक हमारे पास आता जा रहा है, जितना डेटा एनालिसिस करते जा रहे हैं, इतना अच्छा हमारे पास एक फिगर आउट होगी चीजें आ रही है, तो उससे हम बेहतर प्लानिंग कर पा रहे हैं। तो बेहतर, जितना बेहतर हम प्लानिंग कर पा रहे हैं, उतना अधिक लाभ उन उपभोक्ताओं को मिल रहा है जो उपभोक्ता कभी। तो आपके पास जो डेटा आ रहा है कुल मिलाकर, उससे आपका ये कहना है कि इससे आप बेहतर नेटवर्क प्लानिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं, बिजली सप्लाई करने के लिए। अभी बिजली ज्यादा क्यों कट रही है? अभी बिजली कटने की शिकायतें, देखिए अगर कोई आंधी तूफान या ऐसा मौसम आते हैं तो वो एक्सटर्नल कारणों के कारण होती है। अगर कोई पेड़ की डंगाल गिर गई, या बोर्ड में आप शहरों में देखें बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं, ओवरहेड लाइन नेटवर्क है हमारा, वहां अगर कोई बाहर का अगर कोई फॉरेन आइटम अगर आ जाएगा, फॉरेन कोई मटेरियल उस पर अगर फॉल हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर उस पर लाइन कट होती है। लेकिन जो समस्या पहले वोल्टेज की होती थी, लोड की होती थी, ये समस्याओं के कारण अभी लाइन नहीं कटती। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ में हम ये कह सकते हैं कि बिजली कटने की समस्या छत्तीसगढ़ वासी अब नहीं भोगेंगे, या फिर और बेहतर हो जाएगा? बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए वो ओवरहेड सिस्टम है ना, ओवरहेड सिस्टम में मौसम का मार पड़ता है, मौसम का समस्याएं आती ही है, आंधी तूफान आता है, कहीं तेज हवा चल गई, और उसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि कोई व्हीकल है, किसी व्हीकल ने कहीं डैशिंग हो गया, अब वो पोल टूट गया, तार टूट गए, अब उन सब में उस एरिया मौसम के इतर कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर बिजली काटी जाती है या कटती है? कोई और फैक्टर्स है? देखिए, एक बिजली कट जो हम लोग काटने की बात करें तो हम लोग बीच में मेंटेनेंस करते हैं, लाइनों का मेंटेनेंस करते हैं। उस समय हम बिजली मतलब 4-4 5-5 घंटे सब स्टेशनों का मेंटेनेंस करते हैं, लाइनों का मेंटेनेंस करते हैं, उस समय हम बिजली काटते हैं। इसके अलावा उसमें भी ना पूर्व सूचना दे के काटते हैं, जो मैं बताना चाहूंगा। इसमें कंज्यूमर को हम पहले ही बता देते हैं, कल आपका वो तो मैसेज आ जाता है कि आज यहाँ बिल्कुल, हाँ, आपने भी देखा कोई होगा, असुविधा ना हो कंज्यूमर को। जो कंज्यूमर मैप है उस पे फला तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक बिजली काटी जाए, तो वो उसमें बिजली कटती है। तो और एक और कारण होता है, कुछ नए कार्य भी होते हैं, कभी-कभी हमारे पास नए कार्य होते हैं, किसी पावर हाउस खराब हो गए या कुछ हो गया, तो हमारे पास कुछ समय ऐसा आता है कि जब हमारे पास पावर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो उस समय हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इंडस्ट्रियल फीडर्स जो रहते हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे लोड रिलीफ लेके और आम कंज्यूमर पे उसका इफेक्ट ना पड़े। मैं ना कहीं पे पढ़ रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना सपोर्ट नहीं करता है, इसको और अपडेशन की जरूरत है और अपग्रेडेशन की जरूरत है। अब क्योंकि इतने बड़े बड़े अधिकारी मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा सर, जरा आप ये इस बात पर भी हमारी जनता को एनलाइटन कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कितना काबिल है और इसको अपग्रेडेशन करने की क्या फिलहाल जरूरत है, या हम सतत अपग्रेडेशन कर ही रहे हैं? और मतलब बाकी स्टेट्स के तुलनात्मक, अगर आप तो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है, छत्तीसगढ़ की कंडीशन कैसी है? छत्तीसगढ़ में हमने ट्रांसमिशन सिस्टम में भी बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत सारे नए 132 kV 220 kV EHV सबस्टेशंस बन गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके तो आज की तारीख में इवन 33/11 kV सबस्टेशंस में भी हम नए नए सबस्टेशन बना रहे हैं, नई नई लाइनों का इंटरकनेक्शन भी कर रहे हैं। कई जगह जैसे एक सबस्टेशन में 2-3 लाइन पहुंच गई, तो वहां पर क्या होता है, कहीं एक लाइन खराब हो गई तो दूसरी लाइन हमारे पास उपलब्ध है। इस तरह के बहुत सारे जो काम है वो लगातार किए जा रहे हैं और इंटरकनेक्शंस किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी विस्तार हो गया है। आप अगर छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब 500-600% तक का हमारे पास जो है मार्जिन बिल्कुल बढ़ चुकी है। हाँ। और अभी भी जो सबसे समस्या जब आती है, जब एग्रीकल्चर लोड का समय आता है, जब कभी एकदम से बारिश नहीं हुई 10-15 दिन और सडनली तो सारे पंप चले, उस समय थोड़ा लोड मैनेज करने में थोड़ा कठिनाई हो जाती है।
उसके लिए भी धीरे धीरे जैसे जैसे कठिनाइयां जहाँ पे हो रही थी, उनको हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे 132 केवी सबस्टेशन, 33/11 केवी सबस्टेशन लगातार बनाते जा रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय जब उनकी नीड हो तब भी उनको बिजली ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस में ऐसा देखा गया कि सडनली लोड बढ़ गया, किसी एक जगह पे सडनली बहुत सारे मतलब बारिश नहीं हुई और एकदम से पंप चलने लगे तो लोड बढ़ गया, तो उस केसेस में कहीं कहीं थोड़ी दिक्कतें महसूस होती हैं, जिसको लगातार हम लोग ठीक करते रहे, लगातार मतलब इस पे काम करता रहता है। सालों से हम लोग हर साल सबस्टेशंस नए बनाते हैं, हर साल नए 132 केवी सबस्टेशंस कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं, तो हमारा सिस्टम अपग्रेड होता रहता है। पावर की अवेलेबिलिटी भी मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मिले। नए पावर हाउसेज या नया इवन पीक आवर्स में जब जरूरत पड़ती है हमारे को पावर हाउस मार्केट से भी खरीदते हैं, मार्केट से भी खरीदते हैं, मार्केट से खरीद के भी बिजली आपको प्रोवाइड करते हैं, और उस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो गया है समय के साथ EHV लेवल पे। जो थोड़ी बहुत कठिनाई अभी LT जो कंज्यूमर्स को जाते हैं वहाँ कुछ कठिनाइयाँ अभी भी हैं, मतलब उसमें कभी मेंटेनेंस नहीं हो पाया या कुछ हो गया, तो वो जो कठिनाइयाँ हैं वो भी धीरे धीरे हम लोग उसको अपग्रेड ठीक करते जा रहे हैं। अभी बहुत सारी जगह हमने ट्रांसफार्मर के केबल भी बदले हैं, जो केबल्स के कारण हीटिंग होती थी, उसके कारण फेस चला जाता था, उन सबको भी बदला है। इवन कटआउट्स भी नए नए लगाते जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो घरों पे जो खंबे, घरों के पास से जो खंबे गुजरते हैं उसमें जो 2 टाइप के केबल लगते हैं, एक आपका वो 3 तार वाला 5 तार वाला वो जाता है और एक इंसुलेटेड केबल जाता है, कौन सा बेहतर है? देखिए, इंसुलेट दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज हैं। कंडक्टर और केबल बोलते हैं। हाँ, कंडक्टर जो रहता है, जो बेयर कंडक्टर रहता है, वो बेयर कंडक्टर से भी लाइन जाती है और इंसुलेटेड केबल से भी लाइन जाती है। बेयर कंडक्टर की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब अलग अलग सारे फेसेस रहते हैं, वो मोटा कंडक्टर भी लग जाता है उसमें। और जो केबल रहता है, केबल का एडवांटेज ये है कि एक तो सिक्योर रहता है, किसी तरह का वहाँ पे एक्सीडेंट और इन सब का खतरा नहीं होता है। ये वाले जो बेयर कंडक्टर है उसमें कहीं किसी ने कुछ कर दिया तो शॉक लगने की संभावना रहती है। इंसुलेटेड कंडक्टर में वो नहीं रहता, पर इंसुलेटेड कंडक्टर में एक उसकी लिमिटेशन है, जैसे मान लीजिए वो 50 स्क्वायर mm का होगा, 70 स्क्वायर mm का होगा, अब अगर उससे ज्यादा वहाँ पे लोड आया तो उसकी कई बार खराब होने की संभावना है, या किसी एक फेज पे लोड बहुत बढ़ गया, 3 फेज है, 3 फेज में, 2 फेज में, तो अब जो स्मार्ट मीटर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी लगा रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि कहाँ पे मतलब लोड बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है, उसको भी दूर करने पे ये जो जलने वाली और खराब होने की संभावनाएं कम होगी, खत्म हो जाएगी। तो इंसुलेटेड कंडक्टर का मेरे ख्याल से ये जो आपका इंसुलेटेड केबल रहता है उससे हुकिंग में भी आपको बहुत उस पे बिल्कुल एडिटिव एडवांटेज है, चोरियां काफी रुकती है उससे, क्योंकि भाई बेयर कंडक्टर है तो आप हुकिंग करके कहीं भी जो चोरियां हो सकती संभावना रहती है, वो संभावना बिल्कुल उसमें से खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका जो पियर्सिंग कनेक्टर रहता है एकदम नेट टू नेट ऐसा कनेक्टेड रहता है, मतलब वो एकदम ऐसा इंटेक्ट सिस्टम रहता है, वहां से सर्विस वायर निकलने का जो तरीका है, टर्मिनेशन का तरीका है, सारा इंटेक्ट फुल रहता है। तो ये फायदा मिला है आपको? बिल्कुल बहुत फायदे मिले बिजली चोरी में। हमारे TND लात अगर आप पूरे छत्तीसगढ़ का देखोगे, केबल लगाने का जो काम है वो वैसे ही पॉकेट पे किए, जहाँ पर थेफ्ट ज्यादा थे या फिर जहाँ पर वो सेफ्टी के हिसाब से प्रॉपर क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, ओवरहेड। हाँ, घरों से चिपक कर आप अगर पूरे प्रदेश का भी देखेंगे तो हमारा जो AT&C लॉट है 13% के आसपास हो गया, जो देश के बेहतरीन जो डिस्कॉम है। क्या कौन से टर्म का इस्तेमाल किया? AT&C लॉस, इसको बोलते हैं एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस जो है हमारा। जरा समझा दीजिए। हमारे प्रदेश का अगर हम डिस्कॉम की बात करें CSPDCL का, तो इसका अगर पूरे देश के स्तर पर आकलन किया जाए तो हम लोग जो देश के जो अच्छे जो परफॉर्मिंग जो डिस्कॉम है उसमें हमारी गिनती होती है, हमारी रेटिंग भी उसमें सबसे बेहतर है, और हमारी जो अभी AT&C लॉसेस का जो प्रतिशत है वो 13% है, जो कि देश के अच्छे डिस्काउंट में गिनती होती है। तो ये कारण है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सर अभी श्री सर बता रहे थे कि हमने एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम किया है, और आप बोल रहे थे कि क्या हमारा सिस्टम कैपेबल है, तो हम बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारा 100% रोबोस्ट सिस्टम है। जितनी हमारी डिमांड होती उससे कहीं ज्यादा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना रखा है, चाहे वो ट्रांसमिशन नेटवर्क हो चाहे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, एक बड़ा रोबोस्ट सिस्टम है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो 33/11 केवी की सब स्टेशन है जहाँ पर सप्लाई व्यवस्था है, वहाँ N-1 सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। N-1 सिस्टम में भी स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर किसी कारण से एक सप्लाई बंद हो गई तो अल्टरनेट सप्लाई की व्यवस्था हमारे पास होती है, तो ताकि हम लोग सारा सिस्टम को रिस्टोर कर पाए। तो ऐसा रोबोस्ट प्रणाली पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि अर्बन एरिया में तो सब जगह डबल सप्लाई हो गई है, पर रूरल एरिया में भी काफी जगह हो गई डबल सप्लाई, यानी एक लाइन अगर खराब हो गई किसी कारण से ब्रेकडाउन हो गया तो दूसरी लाइन उपलब्ध रहती है।
पर अभी कई रूरल में जो थोड़े रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर नहीं है ये सुविधा, वहाँ एक ही सप्लाई जाती है और वो बंद हो जाती है, तो जब तक उसको हम ठीक नहीं कर लेते तब तक वो नहीं होती। धीरे धीरे वहां तक भी वहां पहुंच तक जाएगी। वहां तक कुछ भी हमारी यहाँ- संभावना पूरी, मतलब नहीं, हमारे अप्रोच यहाँ वहां एक तक जाने की समस्या और भी है कि जंगल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जंगल बहुत जंगल सारे हैं, होता है। तो हमें कई जगह लाइन ले जाने की सुविधा ही नहीं मिलती। हाँ। तो हम मतलब एक फीडर चला गया, अब वो हम उसको मतलब और दूसरा फीडर वहां से नहीं ले जा सकते, क्योंकि फॉरेस्ट के अपने नियम है, लाइनें बहुत ज्यादा जा नहीं सकती हैं, कंपनसेशन भी काफी ज्यादा लगता है। तो जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे सिंगल सप्लाई अभी भी काफी जगह पर है। अर्बन एरिया में जो अपने शहर हैं ये इवन कुछ सब अर्बन ग्रामीण एरिया में भी कई जगह डबल सप्लाई उपलब्ध हो गई है, और लगातार जैसे जैसे नए 132 केवी सबस्टेशंस बन रहे हैं और लाइनों के इंटरकनेक्शंस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे और भी मतलब इवन रूरल एरिया में भी कई जगह डबल सप्लाई की उपलब्धता होती जा रही यानी है। बिजली जाने के जो चांसेस है उसको जितना कम किया जा सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात चल ही रही है, तो एक और सवाल मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पे चलेंगे, जो ऐप इन्होंने डिजाइन किया है उस पर बात करेंगे। अंडरग्राउंड वायरिंग को लेकर बात हो रही है। पहले तो ये है कि भाई खंभों के जरिए तार जाते हैं और वहां से बिजली जाती है। बीच में एक और बात निकलकर सामने आई थी कि आप पूरे प्रदेश और खासकर जैसे जो शहरी इलाके हैं जहां पर बिजली तारों का एक तरीके से गुच्छा बन गया है, तो वो अंडरग्राउंड केबलिंग करके आप पूरी बिजली जो है वो शहर में सप्लाई करेंगे। उस पर अभी क्या अपडेट है और कितना आप उसमें सक्सेसफुल हो पाए? अभी तो जो रायपुर शहर में ही थोड़ा सा अंडरग्राउंड हुई, कुछ कॉलोनीज भी हैं जो नई बनी है, उसमें भी अंडरग्राउंड हुआ है। अब तो जो सोसाइटीज है वो अंडरग्राउंड केबलिंग ही नया रायपुर में भी अंडरग्राउंड केबलिंग है, पर अभी भी उसमें हमें पूरा रायपुर शहर में करने में, या दुर्ग शहर है या बिलासपुर शहर है, उसको करने में अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत सारी कम्युनिकेशन लाइनें भी जमीन के अंदर से जा रही हैं, बहुत सारे अपने सीवरेज सिस्टम भी जा रहा है, पानी की सप्लाई भी जाती है। तो अपने यहाँ कई जगह रोड छोटी भी रहती है, तो वो उसमें एक चैलेंज है कि किस तरह से उसमें हम केबल डालेंगे, और इसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग जो है उसकी कॉस्टिंग काफ़ी अधिक होती है, उसको डालना भी एक चैलेंज होता है। रायपुर शहर में बताएंगे चंद्राकर जी कि कितना लग गया है। बताइए सर। जैसे रायपुर शहर में अपन देखेंगे कि नया रायपुर तो आप सब जानते ही हैं अंडरग्राउंड है, इसके अलावा जो है कौशल्या विहार पूरा अंडरग्राउंड हुआ। इसके बाद हम लोगों ने जो है रायपुर के जो मेन मार्केट वाला एरिया है, जैसे कभी आप गोल बाजार गए होंगे, जी जी, तो गोल बाजार में पहले पूरा सर्विस वायर का गुच्छा दिखता था। अरे सर बहुत, और लगातार ऐसे वो तस्वीरें सामने आती थी जिसमें वो केबल लटक रहे होते। अब आप जाएंगे तो वहाँ आपको वो कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ हमने पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड कर दिया। सदर बाजार अंडरग्राउंड कर दिया, मालवी रोड अंडरग्राउंड कर दिया, बैजनाथ पारा अंडरग्राउंड कर दिया, राम सागर पारा, तात्यापारा, स्टेशन रोड, ये सारे जो हैं अंडरग्राउंड कर दिए। और प्रयास ये है कि आने वाले समय में अभी हम लोगों की जो प्लानिंग है, आप देखेंगे लाखे नगर चौक से आप जो गणेश विसर्जन का रूट है पूरा, वो पूरा वो आधा महादेव घाट रोड, हाँ आधा अंडरग्राउंड हो गया है। अब वो जो है आपका लाखे नगर से विसर्जन कुंड तक का, उसका भी प्रपोजल रेडी है, वो भी आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा कि वो अंडरग्राउंड होगा। और इसके अलावा जो हम लोगों ने प्रयास ये किया कि हमारे शहर में जो बाहर से कोई आता है तो वो जिन जगहों पे आता है, जैसे हमारे बस स्टैंड में आया है, तो बस स्टैंड से पूरी लाइनें जो है हम लोगों का प्रयास है कि सिटी के अंदर आने वाले जो पोर्शन है वो हम अंडरग्राउंड कर दें। रेलवे स्टेशन के आसपास का एरिया बना अंडरग्राउंड कर दें, ताकि वो लाइनों का जाल ना दिखे वहाँ पर। इसके अलावा जो आप देखेंगे रिंग रोड में जहाँ पर ब्रिज बने हुए हैं वहाँ पर हमारे पोल खड़े थे, वहाँ पर रोड सक्रिय हो जाती थी और वहाँ एक्सीडेंट के चांसेस रहते थे, उसको भी हम लोगों ने जो है वहाँ पर अंडरग्राउंड कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी लाइनें तो अंडरग्राउंड हुई, साथ में वो कॉरिडोर भी मिल गया कि इजिली जो है वो यातायात प्रभावित ना हो। वो काम भी जो तो पहले मुख्य सड़कों को और जो मुख्य जगह है उनको अंडरग्राउंड करेंगे और फिर गलियों और मोहल्लों तक एक्सपेंशन होगा। इसके अलावा जो आउटस्कर्ट्स की अब जितनी, क्योंकि अर्बन एरिया बढ़ता जा रहा है, तो जितने भी नए कॉलोनी आ रहे हैं, डेवलपर आ रहे हैं, तो हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, और उन लोग भी चाहते हैं कि एस्थेटिक लुक के लिए सारा उनका जो सिस्टम डेवलपमेंट है सब अंडरग्राउंड पे ही हो रहा है। खंबे लगाए, हाँ, तो वो मतलब एक एस्थेटिक लुक भी देता है, मतलब उसके प्रोस्पेक्टिव से भी, और हम लोग भी उनको प्रमोट करते हैं कि आप अंडरग्राउंड सिस्टम पे। बट आपको फिर मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं आएगी? मेंटेनेंस अब हमारा सिस्टम वेल मैच्योर्ड हो चुका है, अब वो तो अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट की संभावना वैसे भी बहुत कम रहती है। अच्छा। और आजकल बहुत एडवांस लेवल की एक्सरे मशीन्स आती है, अंडरग्राउंड का कोई फॉल्ट अगर कभी आ भी जाता है तो बहुत आसानी से डिटेक्टेबल होता है, और उसके टर्मिनेशन किट्स से लेकर सारी चीजें आती है, तो बहुत इजीएस्ट वे होता है उसको निकालने का। पहले मतलब अब तो बहुत एडवांस
जैसे स्मार्ट मीटर से हम चालू हुए तो हर चीज स्मार्ट हुई है, मशीनें भी स्मार्ट होने आ गई है। तो बहुत आप ऐसा बस स्क्रॉल करते आप रोड पे चले जाएंगे तो कहाँ पर फॉल्ट है एग्जैक्टली वो फॉल्ट लोकेटर बता देता है। अच्छा, तो इस लेवल की मशीनें अवेलेबल है। तो वही हम एक्चुअली टॉपिक ही यही है स्मार्ट, हाँ। मतलब जब ये फॉल्ट लोकेटर स्मार्ट हो गया उसी मीटर भी स्मार्ट हुआ है हमारा, मोबाइल स्मार्ट हुआ, मतलब हर चीज नाउ गेटिंग बेटर, यस, है ना। और उसे अब फॉल्ट लोकेटर आ गया तो इससे ऐसा नहीं कि सुविधा खराब हो गई, सुविधा बढ़ गई है। तो जो जैसे आप स्मार्टनेस की तरफ जाओगे तो आपको हमेशा सुविधा मिलेगी और उपभोक्ता को सुविधा मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल फायदा आपको मिलने वाला है। भाई अगर ये अंडरग्राउंड में मान लो मेरे पास स्मार्ट फॉल्ट लोकेटर नहीं होता तो हो सकता है मुझे फॉल्ट ढूंढने में 2 घंटे लगते, मैं नाली नाली खोदता जाता, कहां पर है फॉल्ट देखता। आज मुश्किल से 5 मिनट में एक चालू करूंगा, बटन दबाऊंगा तो अपने से 100 मीटर दूर का फॉल्ट यहीं पर बता देता है। वही हमारा स्मार्ट मीटर भी करता है, टेक्नोलॉजी वही है, सिर्फ कम्युनिकेशन फास्ट होने के कारण आज मुझे कंजम्पशन ही बता देता है, सारा प्लानिंग कर लेता हूँ। तो स्मार्ट एक प्रिंसिपल आ गया, एक टेक्नोलॉजी आ गई, और उसको अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप विकास से छूट जाओगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी के पैरेलल हम चले और टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कैसे करें। इस पे हम, जैसे आपने अंडरग्राउंड सिस्टम ही लाया, आप भी यही सोच रहे हैं कि एस्थेटिक लुक कैसे आए। लोग अगर अभी जैसे थोड़े पहले हमने बात की कि ओवरहेड सिस्टम में बहुत फॉल्ट होता है, कभी आंधी तूफान चला, मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो अंडरग्राउंड सिस्टम मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक स्मार्टर टेक्नोलॉजी है, आप उसके साथ बेहतर प्लानिंग कर सकते हो। तो स्मार्ट मीटर के साथ भी हम बेहतर प्लानिंग ही कर रहे हैं। तो यही एक्चुअली सोच है हमारी कि कैसे हम बेटर सिस्टम पे रन करें। चलिए स्मार्ट मीटर से अब चलते हैं इनके स्मार्ट ऐप की तरफ। मोर बिजली ऐप, इस ऐप के बारे में अभी फिलहाल बहुत लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो लोग भी एनलाइटन हो जाएं कि ये जो ऐप है बिजली कंपनी का, ये जो मोर बिजली ऐप है, ये छत्तीसगढ़ में अब प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे दोनों पे उपलब्ध है, और क्या क्या सुविधाएं ये देता है, कैसे आपको आपके फोन पे, फिंगर टिप पे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिल जाएंगी जिसके लिए आपको ना तो आप बिजली के दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। फोन पे ही बहुत सारी चीजें, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन से लेके सब कुछ हो जाएगा। मैंने इसका अभी हाल ही में एक उपयोग किया था, अपने पिताजी के साथ बिजली गई तो मैंने वो फीडबैक बताइए अपना। फीडबैक तो बढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप डेमो करके बता दीजिए कि ये ऐप कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, जरा आप ये बता दीजिए हमारे। जी बिल्कुल। जो हमारा ऐप मोर बिजली ऐप है, हमने 2019 नवंबर 2019 में इसको चालू किया, तो उस समय इसका केवल एंड्रॉइड वर्जन हम लाए थे। अभी तो पिछले 2-3 साल पहले हमने इसका iOS वर्जन भी ले आए हैं, तो सभी उपभोक्ताओं के लिए अवेलेबल है। मोर बिजली ऐप को आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमने इसको अभी एक अपना थीम दिया है 1-2 साल पहले। अब आपका बिजली ऑफिस बन गया है। अच्छा, ये जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि जितने भी आपके कार्य होते हैं बिजली ऑफिस में, अभी छत्तीसगढ़ में 36 तरह का फीचर हम मोर बिजली ऐप में लेके आए हैं। तो जैसे आपको बेसिकली क्या क्या करना होता है, आपको अपना बिजली बिल देखना हो, भुगतान करना हो, आपको अगर कभी आपकी घर में कुछ दिक्कत आ गई, सप्लाई बंद हो गई, अगर आप उस सप्लाई की बंद होने की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। आपको देखना है पास्ट कुछ 24 महीने का खपत का पैटर्न देखना हो। अभी स्मार्ट वाले में बाद में आऊंगा, पहले मैं नॉन स्मार्ट बता देता हूँ। आप जब आप भुगतान करते हैं तो कब आपने कब भुगतान किया, वो सबकी जानकारी अवेलेबल रहती है। इसके साथ साथ आपको नया कनेक्शन का आवेदन करना है। आपको नया कनेक्शन का अगर आवेदन करना है तो कितना रुपए लगता है, बहुत सारे उपभोक्ता बिजली ऑफिस में जाते हैं पता करने, आप यहीं से पता कर सकते हैं। जो हमारे पीएम सूर्य घर योजना है उसका आवेदन का लिंक यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से जाके आप सोलर पैनल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी कारण आपका रीडिंग नहीं हो पाया, अब तो स्मार्ट मीटर में ऑटो हो जाएगा, लेकिन जो नॉन स्मार्ट है तो घर से रीडिंग भेज के किसी कारण रीडिंग मीटर रीडर नहीं पहुंच पाया तो फोटो खींच के भी हम हमारे बिजली ऑफिस तक वो भेज सकता है रीडिंग। अच्छा जी बिल्कुल। मैंने अभी इस ऐप का इस्तेमाल तब किया था जब मेरे घर के बाहर जो तार थे वो झूल के एकदम सड़क तक आ गए थे। जी जी। तो मैं चाहूंगा एक फीचर इसमें और ऐड कर दें। वो क्या है, आपको तो खैर बहुत नायाब चीजें लिखकर मिलती होगी उसमें, लेकिन उसमें तार कटने का तो ऑप्शन है, लेकिन वो तार नीचे आने का ऑप्शन नहीं है। जी जी। उसमें बेसिकली वो आपका एलटी लाइन ब्रेक हो गया, वो उस सेक्शन में आप डाल सकते हैं। एलटी लाइन ब्रेक हो गया, इस सेक्शन में आप डालिए। तो अगर आपको कोई भी परेशानी, चाहे अपने घर की बिजली हो, चाहे मोहल्ले के तारों से जुड़ी कोई भी कंप्लेंट हो, चाहे ट्रांसफार्मर से जुड़ी कोई भी कंप्लेंट हो, चाहे आपको नई लाइन लेनी है, सुविधा प्राप्त करनी है, सोलार पैनल अपने घर पे लगाना है, क्या रेट होगा, क्या कुछ होगा, ये सारा सब कुछ
मोर बिजली ऐप पर आ चाहे जाए। किसी की बिजली चोरी की शिकायत भी आप कर सकते हैं। अच्छा, किसी की बिजली चोरी की शिकायत भी हो सकती है, यानी बिल्कुल। कोई अगर हुकिंग कर रहा है आपके आसपास, फोटो खींच के आपको डालना रहता है ऐप में, तो कंसर्न अधिकारी तक वो जानकारी पहुंच तो जाती है। ये जो ऐप के माध्यम से हम अपनी कंप्लेंट डालते हैं, इसके बाद क्या प्रोसेस होता है और कितना समय लगता है इसके निराकरण में? ये पूरा एकदम आईटी सिस्टम बेस है, जो कंप्लेंट का हमने पूरा सिस्टम बनाया है आईटी सिस्टम बेस है। जैसे हमारी जो आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए हमने 4-5 तरीके के मोड रखे हैं। बताइए। मतलब सभी तरह के उपभोक्ता, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे बस्तर का हो, सरगुजा का हो, सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीके के हैं। अगर ज्यादा अच्छा स्मार्ट अगर उपभोक्ता है तो हमारे स्मार्टफोन है, मोर बिजली ऐप है। अगर वो फोन कॉल करके अपना शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो 1912 है। आजकल बहुत सारे उपभोक्ता व्हाट्सएप में रहते हैं, तो व्हाट्सएप में भी हमारा बिजली मितान बॉट है, उसका एक नंबर है, मैं नंबर भी बता देता हूँ, 9425551912। लास्ट में हमने 1912 ही रखा है, 9425551912। इस नंबर पे आप हाई लिख के भेजेंगे, फिर वहां से आपका रिस्पांस आने लग जाएगा। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी अच्छा, डालिएगा। एआई का भी इंटीग्रेशन होगा? जी बिल्कुल, एआई बॉट है ये? बिल्कुल। तो उसमें आप डिटेल डालेंगे, ऑटोमेटिकली सब डिटेल आपका उसमें डिस्प्ले होने लगेगा और शिकायत भी दर्ज कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ निकटतम जो बिजली ऑफिस है वहां भी कुछ जगह फोन नंबर अवेलेबल है, वहां भी कर सकते हैं शिकायत। तो शिकायत कहीं से भी आए, एक हमारा सेंट्रल सिस्टम है, एक इन हाउस एप्लीकेशन है जिसको हम प्रकाश एप्लीकेशन बोलते हैं, उसमें सारा डेटा चले जाता है। इसके साथ साथ जैसे ही वो विद इन अ सेकेंड जैसे ही दर्ज होता है, वहां जैसे मैं कबीर नगर में रहता हूँ, तो कबीर नगर में मेरे बिजली ऑफिस में जितने भी हिरार्की में अधिकारी हैं, चाहे लाइन स्टाफ, सबको तुरंत दिखने लगता है। उसके लिए भी हमने एक इन हाउस ऐप बना के रखा है, उसको हम प्रकाश ऐप बोलते हैं। तो जैसे एई जेई और जो लाइन स्टाफ उनको दिखने लगता है, जैसे ही दिखेगा एक नोटिफिकेशन भी आता है कि आपको एक शिकायत आपके एरिया में आया है। जैसे शिकायत आएगा डिटेल यहाँ से देख के उसके यहाँ फिर या तो फोन करेंगे। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट जो हमारा मीटर लगा है उसकी वजह से हमारा कंज्यूमर का जीपीएस लोकेशन भी आ जाता है कि कंज्यूमर का घर कहाँ है। पहले अच्छा, तो उसको हमको ये नहीं बताना पड़ता कि भाई यहाँ से आगे राइट। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक तो उसका बेसिक एड्रेस जो कनेक्शन में एड्रेस वो डिटेल दिखता था, अब उसका घर का जीपीएस लोकेशन भी दिखता है। तो हमारा जो फील्ड का जो लाइन स्टाफ है आसानी से उसके घर तक पहुंच सकता है। इस तरीके से वो शिकायत हैंडल होती है। और निराकरण में कितना समय लगता है? बेसिकली आपका जो टर्न अराउंड टाइम है इस ऐप के आ जाने से और 1912 और एआई का जो आपका चैटबॉट है उसके आ जाने से, क्या आपका टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम हुआ है? इससे शिकायतें तो आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा 2021-22 में देखेंगे तो 4 लाख कुछ शिकायतें आई थी पर ईयर। आज हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर मैंने अभी भी देखा तो 25-26 में 25 लाख शिकायतें दर्ज हुई। 25 लाख शिकायत, मतलब शिकायत की संख्या बढ़ी है क्योंकि हमने बहुत सारे मोड और आसान कर दिए हैं। इसमें जो आप बोल रहे हैं शिकायतों का समय सीमा में निराकरण कैसा हुआ है, इसमें हमने एक मॉनिटरिंग का बड़ा सेक्शन खोल के रखा है। अच्छा। जो उच्च अधिकारी हैं, जितने भी एमडी से लेके जो जेई हैं, एई हैं, सी हैं, ई हैं, सभी लोग प्रकाश ऐप के द्वारा कौन सी शिकायत अभी कहाँ पेंडिंग है, कितने देर से पेंडिंग है, ये जरूरी है क्योंकि क्या है कि हमने शिकायत कर दी और इसके बाद हमारी शिकायत का हमें कोई अपडेट ही नहीं मिल रहा है या कोई निराकरण ही नहीं हो रहा है, कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा, घंटों बैठे हुए हैं। मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगा। मैं तो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हूँ। इवन मेरे घर में कभी भी अगर सप्लाई बंद होती है, मैं सबसे पहले मोर बिजली ऐप में जाता हूँ। मैं तो देखो, मैं अधिकारी हूँ, मैं तो फोन करके अपने जेई को बोल भी सकता हूँ मेरे घर की सप्लाई बंद है, लेकिन मैं प्राथमिकता ये समझता हूँ कि मोर बिजली पे करूंगा और निश्चित तौर पर एक जो टाइम लिमिट है 20 मिनट 25 मिनट के अंदर मेरी कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। 20-25 मिनट में कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि छोटे अगर कंप्लेंट है, फ्यूज अलग-अलग गया तो अलग ब्रेक डाउन है कि वो है उसके ऊपर डिपेंड करता है जो भी आपकी प्रॉब्लम। अब मेरे घर से हो सकता है एफओसी सेंटर है, बहुत नजदीक है। में कभी जब ब्रेकडाउन होते हैं ना, जब आंधी तूफान चला और खासकर अप्रैल में जब आंधी तूफान चलता है, सडनली कुछ एरिया में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उस समय थोड़ा सा कठिन हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, समय ज्यादा लगता है, कहीं तार भी टूट जाते हैं, तो वो चीज होती है। लेकिन सर पता है एक चीज और है इसमें, मैं जरा आपको बताऊं क्योंकि मैं भी आप लोग का एक यूजर हूं। आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं ही उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा हूं, जैसे मोर बिजली ऐप तो आप ही का है, और फिर मैं ही उसका एंड यूजर बन जाता हूं, तो अगर आपको आपके प्रोडक्ट पे भरोसा है ना, तो ये बहुत मल्टीफोल्ड हो जाता है। एक हाल की घटना हुई, आप जैसे बोल रहे हैं सर कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है अगर मास की कोई दिक्कत आ गई तो। यूजर को, कंज्यूमर को अगर ये पता है कि वो अपडेटेड रह रहा है, हर थोड़ी देर में उसको ये पता चल जा रहा है कि भैया 2 घंटा और लगेगा या 1 घंटा और, तो वो भी अपने आप में एक सोल्यूशन होता है, तसल्ली होती है। तो जैसे हाल में बारिश हुई, हमारे घर की बिजली कटी, हमने 1912 में फोन किया, कुछ देर नहीं हो पाया, लेकिन जब दोबारा फोन किए तो भैया जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच गई है, फला जगह पर पहुंच गई है, अगले आधे घंटे में आपका निराकरण हो जाएगा।
ये जो मिनट टू मिनट अपडेट है ना, ये जो है ये भी एक प्रकार से सोल्यूशन का काम करता है फॉर द एंड यूजर। कस्टमर ये नहीं चाहता है कि कितना जल्दी ये हो जाए, वो ऑफ कोर्स वो तो प्रायोरिटी है ही है, लेकिन इसके साथ अगर उसको अपडेट मिल रहा है, जैसे वो पार्सल ऑर्डर करता है किसी भी शॉपिंग से, तो उसको एक शिपमेंट का वो मिल जाता है कि भाई अभी आपका प्रोडक्ट नागपुर पहुंच गया है, अभी रायपुर की फैसिलिटी, उसको वो देखना पसंद है। तो कस्टमर को ये पता चलते रहे कि भाई अगर कंप्लेंट ट्रैकिंग हो जाए, आधे घंटे में मेरी बिजली वापस आ जाएगी, तो ये भी वो अपने हिसाब से चीजों को प्लान कर सकता है। इसमें ये भी एक बहुत बढ़िया इसमें मैं जोड़ूंगा जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे इसमें देखिए जो हमारा मोर बिजली कैमरे पे दिखा दीजिए, इसमें जो मोर बिजली ऐप है, तो जैसे शिकायत दर्ज होता है इस स्टेज में, जैसे ही लाइन स्टाफ को मिलता है, लाइन स्टाफ को आवंटित हो जाता है, और जैसे ही अगर कार्य चल रहा है फील्ड में, तो कार्य प्रगति पर है। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि जोमेटो से हमने ऑर्डर किया तो अभी वो घर से वहाँ दुकान से निकला है कि नहीं निकला, तो इस तरीके की ट्रैकिंग हम कंज्यूमर को दे पा रहे हैं। और जो दूसरा मॉनिटरिंग वाला बोल रहा था, उसमें सबसे बड़ा हमने जो मॉनिटरिंग का सेक्शन किया है, इससे जो शिकायतों का समय सीमा पे निराकरण है वो बहुत बड़ा है। जैसे अभी बैठे बैठे देखिए मैं देख सकता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में कितनी शिकायतें हैं, 1993 शिकायतें अभी पेंडिंग है। और कितना सॉल्व हुआ, 6308 शिकायतें। अभी मैं रियल टाइम बता रहा हूँ, विद इन अ सेकेंड का है, कोई पुरानी की बात। इस तरीके का रियल टाइम हमने मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में किस किस एरिया में है ये भी दिख रहा है। जो आप बड़े बड़े शहर देखेंगे, रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, जो भी है, राजनांदगांव, आप आसानी से, ये केवल हमारे एम्प्लॉइज के लिए, कंज्यूमर के लिए नहीं है, क्योंकि मॉनिटरिंग का सिस्टम। ये देखिए, इसमें मैं पढ़ के बता देता हूं जो लोगों को नहीं दिख रहा होगा। 1962 जो है वो प्रीवियस डे का कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड है आज के आज, उसमें से कितनी कंप्लेंट सुलझा ली गई आज के आज, और कितनी अभी फिलहाल पेंडिंग है आज के डेट में, अभी फिलहाल इस वक्त तक। ये सारी जानकारी इनके फोन पर, अधिकारियों के फोन पर रियल टाइम पे अपडेट होती है। इसमें और मैं जोड़ ही देता हूँ, जैसे 6339 कंप्लेन आई है, तो कहाँ से वो भी आप देख सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करूंगा, इन्होंने बता दिया कॉल सेंटर से इतनी हुई है, मोर बिजली ऐप से इतनी हुई है, एफओसी जो हमारे फील्ड ऑफिस है उससे इतनी हुई है, व्हाट्सएप बॉट से इतनी हुई है। अब देखिए मजे की बात बता रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ स्मार्ट कैसे होता है या स्मार्टनेस कैसे इनकलकेट होती है। तो इसका बड़ा रियलिस्टिक उदाहरण है। इसमें जो टोटल कंप्लेंट्स हैं वो 6339 है, ठीक है, और उसमें जो कॉल सेंटर से दर्ज हुई है वो 1485 कंप्लेंट्स हैं जो यहाँ कॉल सेंटर से दर्ज हुई है। लेकिन इसके मुकाबले मोबाइल ऐप यानी मोर बिजली जो ऐप है उससे 3054 कंप्लेंट दर्ज हुई है। यानी अब लोग इस ऐप को इंस्टॉल करके यूज कर रहे हैं, तभी उस ऐप के माध्यम से जो कंप्लेंट्स दर्ज हो रही है वो लगभग दोगुनी से भी ज्यादा है। तो मोर बिजली ऐप का कितना फायदा मिल रहा है ये यहाँ रियल टाइम पे ही हमें दिख जा रहा है। एक और डेमो हम करके देखते हैं। 1912 ये जो नंबर है, मैं चाहूंगा कि सर आप डायल करें एक बार अपने फोन से, और क्या किस प्रोसेस के जरिए इसका निराकरण होता है कि अगर बिजली कट गई, कुछ हो गया। ये डेमो जरा आप लोगों को दिखा दें तो समझ में आ जाएगा। माइक के पास रखिएगा अपना फोन, जिससे इसके लिए केवल आपका 4 डिजिट का नंबर है 1912 आपको कॉल करना रहेगा। तो जैसे आप इसको कॉल करेंगे, तो जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ तो एक कॉल उठ गया है, तो ये जो हमारा IVR सिस्टम अभी प्लेयर हो रहा है। शिकायत करे पर कृपया 1 ना दबाव। मैंने छत्तीसगढ़ी ऑप्ट किया है, इसलिए छत्तीसगढ़ी में शिकायत की स्थिति ला जाने पर कृपया 2 ना दबाव। बिजली बिल और भुगतान के संबंध में जानकारी और शिकायत करे पर कृपया 3 ना दबाव। नवा कनेक्शन की जानकारी पर तो इसमें अगर मैं 1 दबाऊंगा तो मेरी शिकायत ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगी बिना हमारे एजेंट से बात किए। लेकिन अगर आप फिर भी एजेंट से बात करना चाहते हैं तो इसमें 9 दबाएंगे, तो 9 दबाएंगे तो एजेंट से बात होगी। अच्छा, आप 1 दबा के अपने आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसे अगर मैं 9 दबाता हूँ तो अब ये कॉल हमर ग्राहक सेवा अधिकारी ला ट्रांसफर करी जावत है। आपके संग होवत कोट बादला बने जाने सीखे पर रिकॉर्ड करी जा सकते। हाँ नमस्कार, मैं मनोज बजाज बोल रहा हूँ। आपकी आवाज आ नहीं, थोड़ा लाउड बोलेंगे आप? मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, आप बताइए ना, आप ही बोल रहे हैं। मेरे घर में अभी लाइट नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल आपके घर में सप्लाई बंद है कि पूरे एरिया में? अभी पता नहीं, एरिया तो दिख नहीं रहा मेरे को, अपने मेरे घर में बंद है। अगर आपके घर में बंद है तो मैं इंडिविजुअल कंप्लेंट भेजूंगा, उसमें तो टाइम लगता है जी। पर आप कंफर्मेशन करेंगे एक पेज का बंद है या पूरे एरिया का बंद है? मेरे यहाँ मतलब आधा जगह पूरा सप्लाई बंद है। क्या बोल रहे हैं आप?
पूरे घर का बंद है, मतलब एरिया का बंद है ऐसा बोल रहे हैं? मेरे पूरे घर का बंद है, मेरे घर का बंद है सिर्फ आपके घर का बंद है? जी। ठीक है, मैं कंप्लेंट भेज के चेक करवा रहा हूँ बिजली ऑफिस से। ठीक जी। है, ओके, धन्यवाद सर, फिर से मैं कॉल करूँगा। तो इसमें आप देखेंगे इसमें क्या था, उन्होंने मेरे से ज्यादा डिटेल पूछी नहीं, ऑटोमेटिकली जैसे मनोज मैं जिस नंबर से कॉल किया हूँ रजिस्टर्ड है, तो उसके पास पूरा डिटेल दिख गया मेरा जी, मनोज बजाज दिख गया, कहाँ है घर, क्या एड्रेस है, सब चीज दिख गया। उससे स्मार्ट ज्यादा मीटर से जानकारी लेने की जरूरत ही ना पड़ी, तो सारी जानकारी ऑटोमेटिकली उसको दिखने लगती है, बस ना उसको एड्रेस, कुछ नहीं, कुछ एक क्लिक्स वगैरह करने हैं। हाँ, जैसे बस उसने बस पूछा कि आपके घर में है कि मोहल्ले में है, तो बस वो जानकारी लेके Very शिकायत nice. दर्ज कर देता है। वेरी और जो इंप्रेसिव। दूसरा मैं जो बता रहा था इसमें, जैसे हमने एजेंट से बात किया, इसके लिए आप 1 प्रेस करके खुद शिकायत दर्ज कर सकते हैं, 2 प्रेस करके शिकायत की स्थिति जान सकते हैं, ऐसी 3 प्रेस करके मोबाइल नंबर पंजीकृत वगैरह कर सकते हैं, 6 प्रेस करके पीएम सूर्य घर योजना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। उसमें जैसे ही दबाएंगे आपको व्हाट्सएप से पूरी जानकारी आ जाती है, आपको आवेदन कैसे करना है, पूरा एक ब्रीफ डिटेल आपको व्हाट्सएप में आ जाता है। 19/12/6 दबा के अगर आप डिटेल लेना चाहें, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज ऑटो मोड पे रखा है। फिर भी अगर आप 9 प्रेस करेंगे तो एजेंट से भी आप बात कर सकते हैं। यानी शहर में बिजनेस करने वाला कोई बिजनेसमैन हो या फिर ग्रामीण इलाकों में सुदूर अंचलों में तेंदुपत्ता बटोरने वाली कोई महिला हो, सबके लिए कोई ना कोई तरीका है कि वो अपने पास के बिजली ऑफिस में जाके और कंप्लेंट कर सकते हैं। उनको बिजली संबंधी कोई भी दिक्कत हो या कोई भी उनको नया कनेक्शन लेना हो, वो उस पहुंच जो है वो हर आखिरी इंसान तक दर्ज हो चुकी है। जैसे देखिए स्लोगन है, मोबाइल बना बिजली दफ्तर। जैसे देखिए उन्होंने शिकायत भी दर्ज कर दिया, मेरे को जानकारी आ गई। हाँ। अब देखिए मैं हर चीज छत्तीसगढ़ी में कर रहा था, इसलिए मेरे को एसएमएस भी छत्तीसगढ़ी में आया। अरे वाह, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हाँ। तो सीएस पीडीसीएल का भी ध्येय बहुत ज्यादा है कि हम लोकल को भी बहुत प्रमोट करें। देखिए लिखा है बकायदा, आपका शिकायत दर्ज कर लेगी हवाई, जेकर शिकायत क्रमांक ये हवाई। चलिए बहुत बढ़िया। ये 19/12 का डेमो आप देख रहे थे कि कैसे आप 1912 में बस अपनी शिकायत दर्ज कर लिए और तुरंत आपको उसका स्टेटस पता चल जाता है, ये पता चल जाता है कि वो शिकायत का निराकरण कब तक होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको ऐप के माध्यम से और इनके जो कॉल है उसके माध्यम से या फिर व्हाट्सएप का जो चैटबॉट है उसके माध्यम से भी आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। बिजली मीटर को लेकर बहुत सारे लोग ये भी बात कह रहे हैं कि उनके मर्जी के बगैर जो स्मार्ट बिजली का मीटर है वो नहीं लगाया जा सकता। बहुत सारे ऐसे कई वीडियोस निकलकर सामने आए सोशल मीडिया पे कि भाई कोर्ट का आदेश है और जो केंद्रीय बिजली ऊर्जा मंत्री है उन्होंने कहा है कि भाई उपभोक्ता की मर्जी के बगैर स्मार्ट बिजली मीटर नहीं लग सकता। इस तर्क के पीछे क्या सच्चाई है? देखिए, जहां तक कि उसका केंद्रीय बिजली पावर मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो ऑप्शनल है, प्रीपेड और पोस्टपेड। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। अब इसको लोगों ने अलग अलग वर्जन करके, कुछ लोगों ने उसको ट्रिम कर दिया, जो उनका जो स्टेटमेंट है उसको एडिट कर दिया, वो करके सर्कुलेट कर दिया। अब वो सर्कुलेशन में है तो वो लोगों को लगा कि नहीं स्मार्ट मीटर लगाना ऑप्शनल है, इसमें कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है। स्मार्ट जब केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो है उनको एक मैंडेट है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रावधानों के अनुसार कि मीटरिंग रेगुलेशन सीए बनाएगा और उसको नोटिफाई करेगा। तो 2022 में इसका नोटिफिकेशन हो गया था कि अब जो भी लगेंगे स्मार्ट मीटर ही लगेंगे। उसका नोटिफिकेशन है, गैजेट नोटिफिकेशन है, उस बेसिस पे स्मार्ट मीटर जो है लगाए जा रहे हैं। इसमें ऑप्शनल नहीं है कि आपको लगाना है, नहीं मैंडेटरी है। उन्होंने तो एक समय भी दिया था, हालांकि समय थोड़ा बढ़ा दिया कि सारे मीटर स्मार्ट हो जाना चाहिए ताकि लोगों को, कंज्यूमर्स को फैसिलिटी मिले। अब लोगों में ये भ्रांति है कि नए मीटर ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर पहले भी डिजिटल मीटर थे, अभी भी डिजिटल मीटर है। तो एक उनको ये भ्रांति है कि ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं। बस उस कंफ्यूजन को क्लियर करें। अन्यथा बहुत फायदा है उनको, कंज्यूमर्स को बहुत फायदा है स्मार्ट मीटर लगने से, और उनको काफी जानकारियां मिल जाती हैं, उनका लोड पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मीटर रीडिंग जो लेते थे, हमारा जो आदमी मीटर रीडिंग लेने जाता था, कई बार बहुत लोग गलतियां कर देते थे। ह्यूमन एरर जो थी, ह्यूमन एरर काफी होती थी, इसलिए कई लोगों को, और कई जान के भी एरर्स होती थी, पर ह्यूमन एरर्स भी बहुत सारी होती थी। तो कंज्यूमरों को उटपटांग बिल मिल जाते थे। रेड टेपिज्म, भ्रष्टाचार वगैरह ये सब भी नहीं हो पाया। करप्शन से भी और इसमें लोगों को क्योंकि ट्रांसपेरेंट रूप से मिलेगा ना, तो इसका फायदा बहुत है। अगर कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहे तो क्या सीएसपीडीसीएल के पास ये ऑप्शन है कि उसका पुराना जो डिजिटल मीटर है
उसी को बनाए रखें या उसको स्मार्ट मीटर लगवाना ही पड़ेगा? देखिए, ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। आप बाकी विभागों में भी देखोगे, जैसे नगर निगम की पट्टियां हैं, अब धीरे धीरे स्कैनर वाली आते जा रही है। तो जैसे जैसे आप अपग्रेडेशन की तरफ जाएंगे, जैसे कि ऑलरेडी ये नोटिफाइड है कि आपको एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की तरफ चलना है, क्योंकि मुझे एडिटिव जो फीचर्स है उपभोक्ता तक पहुंचाने हैं किसी भी तरीके से, तो वो मुझे वो फीचर पहुंचाने हैं, तो उन फीचर वाला डिवाइस उसके घर में लगाना ही होगा। तो जो एक रजिस्ट्रेंस जरूर हो सकता है, लेकिन ये CSPDCL क्योंकि कमिटेड है उपभोक्ता सेवा के लिए और सरकार भी उसके लिए कमिटेड है, तो ये अपग्रेडेड मॉडल है, ये समझ सकते हैं अपन, जिसमें कम्युनिकेशन फीचर हमने एड ऑन किया है। तो उसका कहीं से भी कंजम्पशन कहीं पर से बदलने वाला नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं बदलने वाली, इंजीनियरिंग वही है, कम्युनिकेशन फीचर एडेड है, बस यही कंजम्पशन आप कह रहे हैं कि नहीं बदलने वाला है। आपने इसको 4000 से ज्यादा चेक मीटर लगवा के भी वेरीफाई देख लिए, बिल्कुल हाँ। उसमें ये जो चेक मीटर हैं ये भी स्मार्ट मीटर हैं या ये नहीं? पुराने ये जो चेक मीटर है, जो पुराने उनके यहाँ लगे हुए थे वही मीटर है, जो पहले से चले आ रहे थे डिजिटल, ओके, वही चेक मीटर लगे हुए हैं। और उसके साथ में हमने सीरीज में स्मार्ट मीटर भी लगाया हुआ है, तो दोनों मीटर की रीडिंग में कोई भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। तो ये तो भ्रांति ही है कि इससे ज्यादा आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताकि इतने सारे चेक मीटर लगे हैं और कंजम्पशन पैटर्न भी दोनों के एक ही है, क्योंकि ये अपग्रेडेड फीचर के साथ है। और अपग्रेडेड फीचर के साथ मुझे जाना होगा, क्योंकि सेवाओं का विस्तार करना है मुझे। अब आपको इन भ्रांतियों को दूर करना है, ठीक है? तो अगर कोई उपभोक्ता चाहता है कि उसके यहाँ पुराना मीटर लगा के चेक कर लिया जाए, तो वो क्या प्रोसेस है? क्या वो पुराना मीटर लगा के CSPDCL चेक करवाता है? और अगर हाँ, तो फिर ये फ्री है या इसके कोई चार्जेस होते हैं? नहीं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। अभी तो कर ही हम रहे लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैंडेट किया हुआ है हम्म। कि आप करीब करीब 5% आप चेक मीटर लगाएं। तो चेक मीटर्स हम लोग लगातार लगा रहे हैं। कुछ जगह क्या होता है कि उनके मीटर इतनी छोटी सी जगह में है, तो हम लोग वहाँ पे चेक मीटर कठिन हो जाता है। वो बोलते भी हैं कि पर वहाँ पे जगह नहीं है कि कहाँ लगाएं। तो जो मीटर लगे हैं हमें उसकी सीरीज में लगाना पड़ता है। अगर ये एग्जिस्टिंग मीटर की सीरीज में ही हमें लगाना पड़ता है, तो कई बार जगह की एक समस्या आती है। पर जहाँ जहाँ नहीं है, फिजिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, फिजिकल पॉसिबिलिटी नहीं होती। पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जहाँ लोगों की शिकायत आई, तो दोनों तरह से किया। एक आध कई जगह तो हम लोग ने मीटर ले जाके लैब में भी टेस्ट कराए, कंज्यूमर के सामने भी टेस्ट कराए, तो सब सही निकले। चेक मीटर्स भी लगाए हैं, बहुत सारे चेक मीटर्स लग गए हैं, 4,500 से ऊपर चेक मीटर लग गया, और वो लगातार उसको बढ़ा भी रहे। तो उसमें कोई बीच में एक आरोप निकलकर सामने आ रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि 500 रुपए चार्ज किया जा रहा है चेक मीटर लगाने का, टेस्टिंग के लिए था, जहां तक मेरे को जानकारी। ये क्या था, जरा इसको भी आप इसमें क्लियर चेक मीटर लगाने में किसी तरह का कोई चार्ज से नहीं लिया गया। और कहीं किसी ने ऐसा फ्रॉड किया हो तो उसको रिपोर्ट करेंगे, तो उसकी हम जांच भी करेंगे। और मीटर टेस्टिंग का जरूर एक चार्जेस है, वो मतलब क्योंकि वो लैब में जाता है, हम निकाल के ले जाते हैं, तो उसके लिए चार्जेस, उसके डिफाइंड चार्जेस है, रेगुलेटर उसको डिफाइन करता है, डिफाइन कर रखा है उसमें टेस्टिंग के। मान लीजिए कि मेरा मीटर में अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ्लॉ है, तो अगर मैं उसको लैब से टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो उसका मुझे चार्ज बियर करना पड़ेगा। तो उसका चार्ज तो वही 500 रुपए है जिसकी बातचीत हो रही है। हाँ, उसके अलग अलग जो मीटर्स रहते हैं, 3 फेज, सिंगल फेज, ये अलग रेगुलेटर अलग को डिफाइन मीटर करता वाइज है, वो प्रति है, डिफाइंड उसके है। चार्जेस होते हैं। लेकिन जहां तक चेक मीटर लगाने का सवाल है, उस पर कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल मीटर लगा है उसको आप वॉलंटरी अगर टेस्ट कराना चाहते हैं, तब उस पर चार्जेस इंपोज होते हैं एज पर द रेगुलेटर। लेकिन उसके सीरीज में अगर कोई चेक मीटर लगाने हैं हमें, और चेक मीटर उसका कोई चार्जेस नहीं है। अंत में चलिए, अब मेरे ख्याल से ज्यादातर जो डाउट्स थे, ज्यादातर जो कंफ्यूजन थी, वो क्लियर आउट हो गई होगी। मैं आप लोगों के साथ एक एक करके एक रैपिड फायर मिथ वर्सेस फैक्ट का राउंड खेलना चाहता हूं, जिसमें वो सारे सवाल पॉइंट और ऐड करूं क्या मैं? हाँ बिल्कुल करिए ना। 1.8 करूंगा। जैसे कई बार होता है कि हम लोग जो मंथली कंजम्पशन है पिछले महीनों से कंपेयर करते हैं। अभी जस्ट हमारा इसके पहले ठंडी था, तो कई बार लगता है कि हम ठंड से कंपेयर कर रहे हैं। इसके पहले गर्मी, हाँ अभी बरसात, हाँ सॉरी गर्मी थी, गर्मी के पहले ठंड थी। लोग ठंड के खपत के हिसाब से कंपेयर करने लगते हैं। तो उसमें क्या है, हमने एक और फीचर इसमें लाया है कि आप पिछले वर्ष के समान माह से कंपेयर करिए। थोड़ा खपत बढ़ा दिख रहा है, क्योंकि जैसे अभी डिस्कस किया कि जून में हमारे जो बरसात एक्सटेंड हुआ कुछ, लेकिन देखिए जो ऑरेंज कलर का हो पिछले वर्ष का समान माह है, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है इस वर्ष का समान माह है। तो आप देखिए इससे कंपेयर से बहुत क्लियर हो रहा है कि मेरा खपत पिछले साल से, ये वही मोर बिजली ऐप, ये भी मोर बिजली ऐप में ही है। अच्छा, तो थोड़ा सा बड़ा तो दिख रहा है, क्योंकि जून का इंपैक्ट आया है कि कुछ गर्मियां बढ़ी हैं, लेकिन इससे आप देख सकते हैं कि आपका खपत मोटा मोटी पिछले साल के जैसा ही कुछ रहा है, थोड़ा सा कुछ बढ़ा है 20-22%। तो इससे एनालिसिस आप कर पाते। तो एनालिसिस भी आप मोर बिजली ऐप के जरिए कर सकते हैं। एक एक करके रैपिड फायर का एक राउंड खेलेंगे, जहां पर इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि भाई
जो सवाल उठकर सामने आ रहे हैं, क्या वो मिथ है या वो फैक्ट है। तुरंत जवाब देना है सर और बताना है कि मिथ है कि फैक्ट है, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला सवाल, स्मार्ट मीटर लगते ही मीटर की स्पीड तेज हो जाती है और यूनिट तेजी से भागने लगते हैं, ये मिथ है या फैक्ट? मिथ है। दूसरा सवाल, रात के समय जब सब सो रहे होते हैं तब भी स्मार्ट मीटर अतिरिक्त यूनिट गिनता है, मिथ है। मिथ है। तीसरा सवाल, स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में जाने के बाद रोज या हर महीने छिपे हुए मेंटेनेंस चार्जेस काटे जाएंगे और इसमें आगे चलकर हो सकता है दिन और रात के लिए अलग अलग बिजली दरें लागू करने की योजना है, मिथ है या फैक्ट? अभी मिथ है। मिथ है, अभी मिथ है। ठीक है। प्रीपेड बैलेंस शून्य होते ही रात के 12 बजे भी बिना किसी वार्निंग अलर्ट के तुरंत बिजली काट दी जाएगी। नहीं, इसमें ग्रेस पीरियड का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी प्रीपेड जो योजना है लागू नहीं की गई है। ये अभी फिलहाल के लिए तो भी योजना उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। ठीक है सर, उपभोक्ता CSPDCL की अनुमति के बिना अपने स्मार्ट मीटर की जांच किसी बाहरी या प्राइवेट लैब से नहीं करवा सकता, मिथ है फैक्ट है? पार्शियली अगर वो करवाना चाहता है तो वो किसी जगह मतलब एग्रीडेटेड लैब जो है वहाँ पर करवा सकता है, बट उसके लिए लंबा प्रोसीजर है। और वैसे हमारी लैब्स भी हैं जो NABL सेग्रीगेटेड लैब है, वहाँ पे जाके इसको चार्जेस पे करके टेस्ट करा सकता है। ठीक है। स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर में कोई अंतर नहीं है, मिथ है या फैक्ट है? फैक्ट। फैक्ट है। स्मार्ट मीटर की जगह उपभोक्ता चाहे तो पुराना मीटर भी लगवा सकता है, मिथ है फैक्ट है? ये स्मार्ट मीटर की जगह उपभोक्ता ये है, देखो ये मैंने बताया कि ये अपग्रेडेड मॉडल है और इसमें हमको उपभोक्ता सेवाओं का विस्तार करना, उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए लगाना है। तो मीटर को हमको कम्युनिकेबल बनाना है ताकि उसको बेहतर सुविधा हम दे पाए। तो इसको देर सवेरे हमको स्मार्ट टेक्नोलॉजी, जैसे हमने कीपैड मोबाइल से जब स्मार्ट मोबाइल की तरफ आ गए, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन हो गया, तो ये अपग्रेडेशन है, इसे करना है। तो बेसिकली फैक्ट है। अगर एक शब्द में इसका जवाब दिया जाए तो मैंने हर वो सवाल पूछने की, जानने की कोशिश की जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। चाहे वो आपके बिजली बिल के बढ़े हुए दामों के बारे में बात हो, चाहे स्मार्ट मीटर से जुड़े जो सवाल हों जो उठ रहे हों आपके जहन में, सब पर विस्तार से इन अधिकारियों ने जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स में और भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछिए। हम एक बार फिर इनके साथ एक और पॉडकास्ट में उन सवालों को लेकर बैठेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें जो है उसके बीच में सच्चाई क्या है और भ्रांति क्या है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर इससे आपको कोई नॉलेज मिली हो और आप चाहते हो कि और ऐसे वीडियोस और ऐसे पॉडकास्ट हम लगातार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेकर आए, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और उनके साथ भी, अपने नाते रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ शेयर कीजिएगा जिनको नए जो स्मार्ट मीटर है या बढ़े हुए बिजली के जो दाम है उनको, उसको लेकर अब भी कोई कंफ्यूजन है। उन सबके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार तमाम खबरों के लिए IBC24 डिजिटल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद और इस एयर ऑफ कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच।